असल में एम्परर्स टूम में चिन वोंग के रिमेन्स नहीं है और ना ही कोई मर्क्यूरी गैस है। टूम के सेंटर में जो ब्रॉन्ज कॉफिन है उसमें सिर्फ एक ज़ॉम्बी सील किया गया है। 2000 साल पहले मैं टाइम ट्रैवल करके फर्स्ट एम्परर यिंगजंग बन गया था। ग्रेट चिन को डिस्ट्रॉय होने से बचाने और अपनी अर्ली डेथ को रोकने के लिए मैंने अपनी हेल्थ और रूल पर पूरा फोकस किया। लेकिन हेवन का रूल रूथलेस है, उन्हें बस हिस्ट्री को करेक्ट करना था। 37th ईयर की सर्दी में मेटियोर गिरे, मेरी बॉडी रैपिडली डिटीरियोरेट होने लगी। 1 साल के अंदर ही मैं डाइंग स्टेज पर आ गया। मैं चाहे जो करूं, डेस्टिनी हिस्ट्री को फिक्स कर ही देती है और मेरी डेथ डे थी। ग्रेट चिन का एंड भी सिर्फ 22। इन हालात में मैंने एक क्रेजी डिसीजन लिया। जब मरना ही है तो क्यों ना खुद को एक ज़ॉम्बी में बदल दूं, इस उम्मीद में कि 100 साल बाद मैं ह्यूमन वर्ल्ड में वापस लौट सकूं। इस वर्थ एम्परर्स अंडरग्राउंड पैलेस में मैं उस ब्रॉन्ज कॉफिन के अंदर लेटा हुआ बड़बड़ा रहा था। 2000 साल से ज्यादा हो गए हैं। मैं भी तो देखूं कि तुम बूढ़े दाविस्ट मास्टर्स मुझे और कितनी देर सुप्रेस कर सकते हो। मेरे इतना कहते ही अंडरग्राउंड पैलेस में अनगिनत टेराकोटा वॉरियर्स हिलने लगे। उनके हथियारों के टकराने की आवाज गूंज उठी। तभी एक मेटियोर से गोल्डन लाइट चमकी जिसने जबरदस्ती इस सारे कमोशन को सप्रेस कर दिया। एक बूढ़ी आवाज गूंजी, योर मैजेस्टी, आप आयर डेस्टिनी के एला क्यों जाना चाहते हैं? हजारों साल बीत चुके हैं, डायनेस्टीज बदल चुकी हैं। ग्रेट चिन अब हिस्ट्री बन चुका है। योर मैजेस्टी को फिर से ह्यूमन वर्ल्ड की पीस को क्यों डिस्टर्ब करना है? डेस्टिनी तो फिर उस बकवास डेस्टिनी से पूछो कि वो मेरी डेथ क्यों चाहती थी, मेरे ग्रेट किन के पीछे क्यों बड़ी थी। मेरी जोरदार हंसी उस ब्रॉन्ज कॉफिन में गूंज उठी। जो जिंदा है वो सिर्फ ट्रैवलर्स हैं और जो मर चुके हैं वो वापस लौट रहे हैं। योर मैजेस्टी, आप जा चुके हैं तो वापस लौटने की क्या जरूरत है? जब तक मेरे अंदर सांस बाकी है मैं आपको ह्यूमन वर्ल्ड में वापस नहीं आने दूंगा। वो आवाज कमजोर थी। जांग दाओलिंग, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ओवररेट कर रहे हो। उस आवाज का मालिक कोई और नहीं, जंगी दाओ का फाउंडर सेलेस्टियल मास्टर जांग दाओलिंग था। अगर ये डेस्टिनी मेटियोर ना होता तो हजारों साल पहले ही मैं बाहर आ गया होता। तुम्हारे जैसे कुल्टिवेटर्स को तो मैं हंसते हंसते कुचल दूंगा। अब डेस्टिनी की पावर आत्मा हो रही है। देखते हैं तुम मुझे और कितनी देर सुप्रेस कर पाते हो। जब मैं बाहर आऊंगा तो सबसे पहले तुम्हारे जंगजी दाओ को तबाह करूंगा। यह सुनकर जांग दाओलिंग ने गहरी सांस ली। ना जाने बाहर के कुल्टिवेटर्स का क्या हाल है। पिछले कुछ 100 सालों से कोई भी एंसेस्ट्रल ड्रैगन को सप्रेस करने के लिए तोम में क्यों एंटर नहीं हुआ। वो पहला इंसान था जिसने फर्स्ट एम्परर के तोम को डिस्कवर किया था। उसे आज भी याद है जब वो पहली बार माउंट ली आया था तो ये नजारा देखकर वो पूरी तरह से शॉक में था। ये फर्स्ट एम्परर ऊद को एक ज़ॉम्बी में बदल रहा था। दुनिया का फर्स्ट एम्परर जिसे फ्यूचर जनरेशंस एंसेस्ट्रल ड्रैगन कहती हैं, जिसने पूरी दुनिया को यूनिफाई किया। ऐसी अल्टीमेट एग्जिस्टेंस यिंगजंग के स्टाटस के साथ अगर वो एक ज़ॉम्बी बन गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भयानक होंगे। इसीलिए उसने कई टॉप एक्सपर्ट्स को तोम में इनवाइट किया ताकि उसे सप्रेस कर सके और अपनी सेक्ट में फ्यूचर जनरेशंस के लिए मैसेजेस भी छोड़े। अब 2000 साल बीत चुके हैं और सिर्फ जांग दाओलिंग का रेमनेंट सोल ही किसी तरह टिका हुआ है। बाकी सारे अरे स्पिरिट्स कब के खत्म हो चुके हैं और वो मेटियोर भी अपनी सारी एनर्जी खो चुका है। उसी वक्त एम्परर्स टूम के एंट्रेंस पर तोम रॉबर्स की एक टीम चुपके से पहुंच गई। इन लोगों के पास सिर्फ टॉप टियर इक्विपमेंट ही नहीं था बल्कि उनके साथ एक पर्पल रॉब्ड सेलेस्टियल मास्टर जेनियांगजी भी था। आवाज कम करो, शुरू करो, उनके लीडर वंबू ने अपने गांग को इशारा किया। एम्परर्स टूम का एंट्रेंस बहुत पहले ही डिस्कवर हो चुका था। यहां तक कि आसपास के बरियल पिट्स भी डिग आउट हो चुके थे, लेकिन कोर अंडरग्राउंड पैलेस के आर्टिफैक्ट्स को सेफ रखने के लिए उसे कभी एक्सकवेट नहीं किया गया। लेकिन अथॉरिटीज ने स्पेशल पुलिस की टीम्स को कंटिन्यूअस पेट्रोल पर लगाया हुआ था ताकि कोई तोम रॉबर इसे चुपके से एक्सकवेट करने की हिम्मत ना करे। पर वांगबू और उसकी टीम को मौत का कोई डर नहीं था। रात के अंधेरे में उन्होंने छुपकर एक रॉबरी होल डिग करना शुरू किया। 2 घंटे बाद एक परफेक्ट रॉबरी होल तैयार था। एक आदमी उसमें से बाहर निकला और एक्साइटेडली चिल्लाया, बॉस, काम हो गया। कौन है वहां? अपने हाथ ऊपर करो, हिलना मत। अचानक एक कड़क आवाज गूंजी और अगले ही पल दूर से कुछ फ्लैशलाइट्स सीधा वांगू की टीम पर बरी। डैम इट, मैंने कहा था ना, आवाज कम करो। अब हमारे पास अंदर जाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ये फर्स्ट एम्परर का तोम है। वो लोग आर्टिफैक्ट्स को डैमेज करने के डर से अंदर नहीं आएंगे। अब उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि अंदर ऑक्सीजन है या टॉक्सिक गैस। अरेस्ट होने से तो अंदर जाना ही बेहतर है। दूर से पेट्रोल कर रही स्पेशल पुलिस भी तेजी से भागते हुए पास आ गई। डैम, सच में कुछ लोग मौत से नहीं डरते। पुलिस टीम का लीडर उस रॉबरी होल के पास आकर औस्से से बोला,
जब से फर्स्ट एम्परर्स टूम को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया गया है, ऐसा पहली बार हुआ है। अगर मैंने सही देखा है तो उनके साथ एक दाविस्ट भी था ना, वो भी पर्पल रोब में। लॉन्गहू माउंटेन के लोग इन सब में कब से इन्वॉल्व होने लगे? तुरंत हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करो और लॉन्गहू माउंटेन को भी कांटेक्ट करो, पता लगाओ ये क्या बकवास चल रही है। जैसे ही ऑर्डर्स ऊपर तक पास हुए, माउंट ली के आसपास की सारी पेट्रोल टीम्स को बुला लिया गया और पूरे अंडरग्राउंड पैलेस के एरिया को सील कर दिया गया। फर्स्ट एम्परर्स टूम को ओपनली एक्सकवेट करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। आधी रात को काउंटलेस लोगों को फोन करके जगाया गया और वो तुरंत सीन पर पहुंचने लगे। अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर वैंग वू और उसके 10-12 लोग सावधानी से आसपास का नजारा देख रहे थे। रॉबरी होल से स्लाइड करते हुए वो सीधा एक लंबे कॉरिडोर में आके गिरे थे। दोनों तरफ की दीवारों पर एवरलास्टिंग लैंप्स जल रहे थे। इसका मतलब था कि इस टनल में कम से कम ऑक्सीजन तो मौजूद है। इससे वांग वू और उसकी टीम ने राहत की सांस ली। बॉस, अब हम क्या करेंगे? बाहर पूरी पुलिस फोर्स घेरी है, हम अंदर तो आ गए, पर बाहर कैसे जाएंगे? डर किस बात का है? अमीर बनना चाहते हो और मौत से भी डरते हो। तुम लोग तो जिंदगी भर रही भी रहोगे। वांग वू ने जमीन पर थूका और उससे से बोला, तुम्हें क्या लगता है ये फर्स्ट एम्परर्स टूम कितना बड़ा है? हम कहीं से भी एक और रॉबरी होल डिग करके बाहर निकल जाएंगे। इस टोम के अंदर बहुत सारे अजाने हैं। अगर हमने यहां से एक भी आर्टिफैक्ट चुराकर फॉरेन मार्केट में बेच दिया तो इतना पैसा मिलेगा जो हमारी आने वाली कई जनरेशंस भी अर्च नहीं कर पाएंगी। ये कहते हुए वांग वू ने अपनी कमर से गन निकाली। अगर किसी ने भी अब पीछे हटने की सोची तो मैं सीधा गोली मार दूंगा। वांग वू की ये बात सुनकर उसके टीम मेंबर्स थोड़े शांत हुए। अब जब वो अंदर आ ही गए हैं तो बस पैसा कमाना ही उनका टारगेट है। माजी, तुम आगे जाकर रास्ता चेक करो। बाहर निकलने के बाद तुम्हें एक एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। बॉस, माजी नाम के उस लगरे के चेहरे पर एक फोर्स्ड स्माइल आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और कॉरिडोर के अंधेरे रास्ते की तरह आगे बढ़ने लगा। वांग वू और बाकी लोग सावधानी से उसके पीछे चलने लगे। वो पर्पल रोब दाविस्ट जेड यांगजी शुरू से लेकर आयर तक एक लफ्ज भी नहीं बोला था। वो बस शांति से सबके पीछे पीछे चल रहा था। अंडरग्राउंड पैलेस की गहराई में कॉफिन के अंदर जांग दाओलिंग ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में एक्साइटमेंट की एक चमक आ गई। कोई आया है और वो भी कई सारे लोग। बहुत बढ़िया, आयरकार मेरे सक्सेसर्स आ ही गए। जांग दाओलिंग ने वांग वू और उसकी टीम की डायरेक्शन में देखा और राहत की सांस ली। जैसे ही वांग वू के लोग पैलेस में एंटर हुए थे, वो सेंस कर सकता था कि कम से कम 10 से ज्यादा लोग आए हैं। इस विशाल फर्स्ट एम्परर्स टूम में अब तक सिर्फ वही अकेले इस सील को होल्ड किए हुए था, पर अब आयरकार कुछ जूनियर्स आ गए हैं। जब ये लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले लेंगे और टॉम के यिनयांग एरे को कंट्रोल कर लेंगे, तब योर मैजेस्टी को इस सीन से बाहर आने के लिए कुछ और डेकेड्स का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, सच में? कॉफिन के अंदर से मेरी आवाज गूंजी, जिसमें एक मजाक का टोन था। हाँ, कोई आया तो है? मैं भी इस अंडरग्राउंड पैलेस में होने वाली हर चीज को सेंस कर सकता हूं, लेकिन जो लोग आए हैं वो तुम्हारे उन स्मेली दाविस जैसे बिल्कुल नहीं है। अगर मेरा गैस सही है तो वो टोम रॉबर्स की एक गैंग है। जांग दाओलिंग इस वक्त सिर्फ एक रेमनेंट सोल के स्टेट में है। वो बस इतना ही सेंसस कर सकता है कि कोई पैलेस में आया है। ये एंसेस्ट्रल सेलेस्टियल मास्टर पिछले 2000 सालों के वेयर एंड टेयर के बाद अब पहले जैसा पावरफुल नहीं रहा, और जैसे जैसे मेरा सील कमजोर हो रहा है, बाहरी दुनिया पर मेरा कंट्रोल और भी स्ट्रांग होता जा रहा है। मैं क्लियरली सेंस कर सकता हूं कि आने वाले ज्यादातर लोग नॉर्मल ह्यूमंस हैं और उनके साथ एक बेहद कमजोर कल्टीवेटर है। अगर मैं इन टोम रॉबर्स का सही से यूज करूं तो शायद मैं टाइम से पहले ही इन अरेज को डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। लगता है मुझे इन्हें ल्योर करना होगा, और जाहिर है मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूं कि इस वक्त जांग दाओलिंग को कोई भी हिंट दूं। इन टॉम रॉबर्स का अंडरग्राउंड पैलेस में एंटर होना मेरे लिए एक अनएक्सपेक्टेड बोनस है। मुझे इसका पूरा यादा उठाना ही होगा। दूसरी तरफ लॉन्ग माउंटेन पर करंट ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर जांग हेकिन को अथॉरिटीज का फोन आया। क्या मेरे लोग टोम रॉब कर रहे हैं? मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, तुम कुछ भी बकवास नहीं कर सकते। मैं तुम पर डेफेमेशन का केस ठोक दूंगा। ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर अपने बिस्तर पर लेटे हुए फोन पर चिल्ला रहे थे और उनका दायां हाथ अभी भी उनके पैर खुजला रहा था। पहली नजर में उनमें एक सेलेस्टियल मास्टर वाली कोई बात नहीं दिख रही थी, पर यही केयरलेस दिखने वाला बूढ़ा दाविस्ट इस दुनिया का इकलौता सुप्रीम कल्टीवेटर था। वहां एक पर्पल रोब दाविस्ट देखा गया है। वो आयर कौन सा टोम डिग कर रहे हैं? फर्स्ट एम्परर्स टोम? तुम श्योर हो? ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर सीधे अपने बिस्तर से 3 मीटर उछलकर खेरे हो गए। उनके चेहरे से सारी केयरलेसनेस पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अब उनके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ डर था,
ठीक है, मुझे समझ आ गया। मैं उद वहां आ रहा, और सुनो, अपने लोगों को बाहर ही गार्ड करने को कहो। उन्हें किसी भी कीमत पर अंदर मत जाने देना, और उस रॉबरी होल को तुरंत बंद कर दो। ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर ने फोन काटा। उनका चेहरा बेहद पेल हो चुका था। उन्होंने तुरंत अपने कमरे का दरवाजा खोला और 2 यंग दाविस को आवाज लगाई, अभी के अभी सारे सीनियर डिसाइपल्स को मेरे पास बुला कर लाओ। वो दोनों यंग दाविस तुरंत ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर का ऑर्डर पास करने भाग गए। कुछ ही देर में लॉन्गहू माउंटेन के सारे सीनियर मेंबर्स ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर के कमरे में जमा हो गए। इस कमरे में खैरा हर एक सर्स एक टॉप टियर दाविस्ट मास्टर था, जो किसी भी गोस्ट किंग को चुटकियों में एतम कर सकता था। सेक्ट लीडर, आपने हमें इतनी रात गए यहां क्यों बुलाया है? क्या हम इस बारे में कल सुबह बात नहीं कर सकते? हम सब अब बूढ़े हो चुके हैं। इतनी रात को यह सब ड्रामा हमसे हैंडल नहीं होता। एक सीनियर दाविस्ट ने ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर की तरह देखते हुए पूछा। अभी अभी अथॉरिटीज का फोन आया था। उन्होंने कहा कि हमारे लॉन्गहू माउंटेन का कोई डिसाइपल टॉम रॉबिंग कर रहा है। ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर ने खुद को शांत करते हुए कहा, तो डिसिप्लिन हॉल के मेंबर्स को भेजकर उसे वापस ले आओ, और जो भी पनिशमेंट बनती है वो दे दो। वो कोई ऑर्डिनरी टूम नहीं है, वो माउंट ली का फर्स्ट एम्परर्स टूम है। क्या? माउंट ली का फर्स्ट एम्परर्स टूम? फिर तो डिसिप्लिन हॉल को बॉदर करने की भी जरूरत नहीं। अथॉरिटीज को बोल दो कि उसे सीधा गोली मार दे। हम लॉन्गहू माउंटेन वाले ऐसे घटिया लोगों की जिम्मेदारी नहीं लेते। सबको इस तरह से आर्ग्यू करते देख ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर ने सिर दर्द के मारे अपना सिर हिलाया। यहां मौजूद लोगों में से सिर्फ वही इस सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते थे। उस डिसाइपल को कैसे पनिश करना है, ये तो अभी फोकस का पॉइंट है ही नहीं। अटेंशन एवरीवन, मेरा सेलेस्टियल मास्टर ऑर्डर इश्यू करो। ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर का ऑरा अचानक से बदल गया और उनका चेहरा बेहद सीरियस हो गया। कमरे में मौजूद सारे दाविस्ट मास्टर्स तुरंत अलर्ट हो गए। बाहर मौजूद सारे डिसाइपल्स को तुरंत लॉन्गहू माउंटेन वापस बुला लो। जो भी आइसोलेशन में है उन्हें बाहर निकालो। हर एक जंगी दाव कल्टीवेटर अपना सारा काम छोड़कर इसी वोथ माउंट ली के लिए निकलेगा। 1 सेकेंड का भी डिले नहीं होना चाहिए। मैं युद्ध इस मिशन को लीड करूंगा। दूसरी तरह माउंट ली टूरिस्ट एरिया के टेम्पररी कमांड पोस्ट पर स्टेटस क्या है? मैंने सुना है लॉन्गहू माउंटेन ने सेलेस्टियल मास्टर ऑर्डर इश्यू कर दिया है। डैम इट, क्या सच में ये इतना सीरियस है? मैं मानता हूं फर्स्ट एम्परर्स टूम बहुत प्रेशियस है, पर इसके लिए सेलेस्टियल मास्टर ऑर्डर इश्यू करना। पिछली बार मैंने लॉन्गहू माउंटेन का ये ऑर्डर 60 साल पहले नाइट ऑफ 100 गोस्ट के वोट देखा था। क्या ये टूम सच में इतना स्पेशल है? ऑफिस के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स जमा होकर इसी बात पर डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट एम्परर्स टूम में टॉम रॉबर्ट्स का घुसना एक बड़ी बात जरूर है, पर इतनी बड़ी भी नहीं कि पूरा लॉन्ग माउंटेन अपनी पूरी फोर्स लेकर यहां आ जाए। थोड़ी देर में ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर यहां पहुंचने वाले हैं। देखते हैं वो क्या कहते हैं। अंडरग्राउंड पैलेस का अभी क्या स्टेटस है? सारे एग्जिट्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जो भी बाहर आएगा सीधा मारा जाएगा। तभी हवा को चीरते हुए कुछ तेज आवाजें आईं। ऑफिस का दरवाजा खुला और ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर एक व्हाइट रोब पहने सबसे आगे चलते हुए अंदर आए। उनके पीछे ग्रे रोब्स में कई सीनियर डाविस्ट की पूरी टीम थी। ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर, ये सब क्या नाटक चल रहा है? आपने अपना सेलेस्टियल मास्टर ऑर्डर इश्यू कर दिया और अपनी पूरी फोर्स यहां ले आए। अगर आप मुझे पूरी बात क्लियर नहीं करेंगे तो मैं शांत नहीं बैठूंगा। चश्मा पहने हुए एक मिडिल एज्ड आदमी ने पूछा। वो वहां मौजूद सभी लोगों में सबसे हाईएस्ट रैंक पर था और इस इमरजेंसी का ओवरऑल कमांडर था। ओल्ड जियांग, इस बार एक बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है। अंडरग्राउंड पैलेस से कोई हलचल हुई क्या? नहीं, कोई मूवमेंट नहीं है। पर आयर ऐसा क्या डिजास्टर होने वाला है? ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर ने एक गहरी सांस ली। ये मेरी भी पलती है। इतने सालों से फर्स्ट एम्परर्स टूम में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, इसलिए मैंने कभी तुम्हें वार नहीं किया। मैं बस इसके एक्सकवेशन को अपोजे करता रहा। आपकी बातों से लग रहा है कि ये फर्स्ट एम्परर्स टूम कोई नॉर्मल जगह नहीं है। नॉर्मल? क्या तुम यहां आर्मी को डिप्लॉय कर सकते हो? और हो सके तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी रेडी रखना जो तुमने सालों पहले फॉरेन एनिमीज के लिए बनाए थे। जांग गोइमिंग ने उससे से टेबल पर मुक्का मारा और खेरा हो गया। क्या तुम पागल हो गए हो जांग हैकिन? बिल्कुल नहीं, भूल जाओ इसे। ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर ने एक ऑकवर्ड स्माइल दी। तुम्हें क्या लगता है ये कौन सी जगह है? ये ड्रैगन कंट्री का टेरिटरी है और इसके आसपास शहर बसे हुए हैं। यहां न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? रुको, तुम्हें न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत ही क्यों है? ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर के स्टेटस को देखते हुए वो कभी इस तरह का मजाक नहीं करेंगे। सच कहूं तो तुम लोगों को यह सब जानने की अथॉरिटी नहीं है। यहां तक कि लॉन्गहू माउंटेन में भी सिर्फ गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स और करंट सेलेस्टियल मास्टर को ही इस सीक्रेट का पता है।
पर अब जब सिचुएशन हाथ से बाहर जा रही है तो मुझे तुम्हें बताना ही होगा। ये कहानी लोंगहू माउंटेन के फर्स्ट जनरेशन सेलेस्टियल मास्टर एंसेस्ट्रल सेलेस्टियल मास्टर जांग दाओलिंग से शुरू होती है। हन डायनास्टी के पहले साल में लॉर्ड लाउजी ने जांग दाओलिंग को जंगी दाव का नॉलेज पास किया था। लॉर्ड लाउजी ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि अगर वो इस पाथ पर चलते हैं तो उन्हें डेमन्स को खत्म करके ह्यूमैनिटी की रक्षा करनी होगी। और तभी से एंसेस्ट्रल सेलेस्टियल मास्टर ने हमारे जंगी दाव को एस्टैब्लिश किया और दुनिया भर में ईवल स्पिरिट्स का ज़बाया करते हुए ट्रैवल करने लगे। अपनी जर्नी के दौरान वो माउंट ली से गुजरे। जब उन्होंने सुना कि यहाँ एक रॉयल फैमिली मेंबर दनन है तो उन्होंने सोचा कि एक बार उसे देख लेना चाहिए। पर उनकी उस एक नज़र का ही नतीजा है कि हमारे जंगी दाव के किसी भी सेलेस्टियल मास्टर को लोंगहू माउंटेन में दनाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पहुंचकर ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर के चेहरे पर एक कड़वाहट आ गई। एंसेस्ट्रल सेलेस्टियल मास्टर ने देखा कि इस टूम का लेआउट बेहद अजीब है। माउंट ली साउथ में है और पानी नॉर्थ की तरफ बहता है। पहाड़ और पानी दोनों यांग एनर्जी से भरे हैं। ये एक परफेक्ट फंक्शुई ट्रेजर लैंड होनी चाहिए थी, पर उन्होंने जो देखा वो एक बेहद सिनिस्टर जगह थी। ये बिल्कुल किसी कॉप्स रिफाइनिंग ग्राउंड जैसा था। अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर नेगेटिव एनर्जी भरी हुई थी और डेडली यिन एनर्जी हर तरफ फैली हुई थी। ये पूरी तरह से एक सुप्रीम ज़ॉम्बी रेजिंग ग्राउंड था। अगर कोई रॉयल मेंबर यहां दन किया गया तो 1 साल के अंदर ही वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाता। थोड़ा पता लगाने पर एंसेस्ट्रल सेलेस्टियल मास्टर को समझ आ गया कि ये तोम किसका है। द फर्स्ट एम्परर ऑफ ऑल टाइम्स, यिंग जंग का तोम। यहां तक सुनते ही कई लोगों को समझ आ गया था कि वो क्या कह रहे हैं। सबने अपनी आंखें फाड़कर ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर की तरह देखा। क्या आपका मतलब है कि कोई फर्स्ट एम्परर्स टूम का इस्तेमाल एक ज़ॉम्बी रेस करने के लिए कर रहा है? अब लोंगहू माउंटेन के कई दाविस्ट मास्टर्स भी हैरान थे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? जांग गोमिंग को दाविस्ट मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता था, पर जो उन्होंने सुना वो बहुत भयानक था। आमतौर पर किसी का स्टेटस जितना ऊंचा होता है उसका लक और ऑरा उतना ही स्ट्रांग होता है, और ऐसे लोगों का ज़ॉम्बी में बदलना लगभग इम्पॉसिबल होता है। पूरी हिस्ट्री में आज तक कोई एम्परर ज़ॉम्बी नहीं बना है। पर वो अभी क्या सुन रहे थे? दुनिया का फर्स्ट एम्परर, दुनिया का ट्रू ड्रैगन, वो ज़ॉम्बी बन सकता है? किस बेवकूफ ने इस एम्परर का तोम ऐसी जगह पे बनाया? क्या वो पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता था? हाँ, ये तो है, लेकिन इससे भी डरावनी बात यह है कि एंसेस्ट्रल सेलेस्टियल मास्टर जब तोम में गए तो उन्होंने एक सीक्रेट डिस्कवर किया। फर्स्ट एम्परर यिंग जंग इंटेंशनली एक ज़ॉम्बी बन रहा था। वो मौत के बाद ज़ॉम्बी बनकर ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आना चाहता था। उसने जानबूझकर तोम के लेआउट को एक डेडली यिनयांग लोकेशन में बदल दिया था। फर्स्ट एम्परर ने मर्क्यूरी से नदियां और समंदर बनाए जो पूरे तोम में फैले हुए थे, ताकि 1000 साल तक भी तोम की यिन एनर्जी कम ना हो। गांगू में सा लिखा है, मर्क्यूरी एक्सट्रीम यिन का एसेंस है। इतनी भारी मात्रा में मर्क्यूरी से जो यिन एनर्जी निकलेगी उससे माउंट ली का फेंग शुई लेआउट फ्यूचर जनरेशंस भी कभी नहीं बदल पाएंगी। इसके अलावा 1 लाख टेराकोटा वॉरियर्स भी उसके साथ दलन हैं और वो सब वॉरियर्स जिंदा इंसानों से बनाए गए हैं। अगर फर्स्ट एम्परर एक ज़ॉम्बी में बदल गया तो वो 1 लाख टेराकोटा वॉरियर्स भी उसके साथ ज़ॉम्बीज में बदल जाएंगे। सब सुन हो गए। वो आयर क्या करना चाहता है? जिंदा रहते हुए उसने दुनिया पर राज किया। क्या वो मरने के बाद अंडरवर्ल्ड पर राज करके गॉड बनना चाहता है? इसी को रोकने के लिए एंसेस्ट्रल सेलेस्टियल मास्टर ने वो मेटियर ढूंढा जो चिन डायनेस्टी के बत गिरा था। उन्होंने उस मेटियर को अरेक और बनाकर एक सील तैयार किया ताकि फर्स्ट एम्परर को सप्रेस किया जा सके, और फिर उन्होंने दुनिया भर के टॉप कल्टीवेटर्स को तोम में एंटर होने के लिए बुलाया ताकि वो लगातार उस मेटियर को एनर्जी दे सके। हमारे जंगी दाव सेक्ट में भी ये रूल है कि हर गोल्डन कोर कल्टीवेटर को फर्स्ट एम्परर्स टूम जाकर गार्ड करना होगा। जो भी दाविस्ट्स टूम में गए उन्हें अरे स्पिरिट दाविस्ट्स कहा जाने लगा। आज फर्स्ट एम्परर्स टूम में हमारे जंगी दाव सेक्ट के 175 सेलेस्टियल मास्टर्स की बॉडीज मौजूद है, और ना जाने दुनिया भर के कितने ही कल्टीवेटर्स उस तोम में दन हैं। लेकिन अब कुछ पेडी थीव्स अंदर घुस गए हैं और उनके साथ हमारे लोंगहू माउंटेन का एक गद्दार भी है। अगर उन बेवकूओं ने अंदर जाकर कुछ भी डिस्ट्रॉय किया तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। अगर वो एम्परर बाहर आ गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। जिंदा रहते हुए भी वो ह्यूमन वर्ल्ड का टॉप एग्जिस्टेंस था, और अब वो कॉफिन में 2000 साल की एनर्जी इकट्ठा कर चुका है। अगर यिंग जंग सच में सील तोड़कर बाहर आ गया तो ह्यूमन वर्ल्ड हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या आपके सेलेस्टियल मास्टर्स मरने के बाद ज़ॉम्बी बन जाएंगे? ये स्पेशल पुलिस फोर्स के लीडर की कमजोर सी आवाज थी। सब लोग ये सोच रहे थे कि यिंग जंग के बाहर आने पर क्या होगा, पर उसने उन 165 सेलेस्टियल मास्टर्स के बारे में सोचा। उस फर्स्ट एम्परर्स टूम में सिर्फ एंसेस्ट्रल ड्रैगन ही तो नहीं है,
तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारे प्रीडिसेसर्स ने इस बारे में नहीं सोचा होगा? ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर थोड़े अनश्योर लग रहे थे। हाँ, सेलेस्टियल मास्टर्स भी ज़ॉम्बीज में बदल सकते हैं, खास तौर पे फर्स्ट एम्परर्स टूम के अंडरग्राउंड पैलेस में, जहां मर्क्यूरी से बनी पूरी एक रिवर मौजूद है। वहां 165 सेलेस्टियल मास्टर्स हैं। जरा सोचो, अगर फर्स्ट एम्परर बाहर आता है और उसके पीछे 1 लाख टेराकोटा वॉरियर्स और 165 लॉन्गहू माउंटेन सेलेस्टियल मास्टर्स होते हैं, तो हम कैसे लड़ेंगे? अपना सिर दीवार पर मारेंगे क्या? ये सोचते ही जियांग गुइंग ने चुपचाप अपना फोन निकाला और रिटायरमेंट रिपोर्ट फिल करने लगा। ओल्ड जियांग, तुम क्या कर रहे हो? ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर ने जियांग गुइमिंग को अपने फोन में उलझे हुए देखा और पूछ लिया। ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर, आपको पता है ना, मैं 60 साल का हो चुका हूं, बस रिटायर होने ही वाला हूं। अथॉरिटीज मुझे रिटायरमेंट रिपोर्ट फिल करने के लिए बोल रही थी, तो मैंने सोचा अभी टाइम है तो कर लूं। मैं डर नहीं रहा हूं, बस स्टैट्यूटरी रिटायरमेंट एज हो गई है तो क्या करूं? सिचुएशन अभी इतनी बुरी नहीं हुई है। ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। एंसेस्ट्रल सेलेस्टियल मास्टर का बनाया हुआ सील, इतने सारे फेलो दाओइस्ट की पावर और लॉन्गहू माउंटेन के 1/7 ज्यादा सेलेस्टियल मास्टर्स का सैक्रिफाइस, ये सील तोड़ना इतना आसान नहीं है। और अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि वो टोम रॉबर्स मेन टोम तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। हम आमिया डर रहे हैं, तो अब हम क्या करें? क्या हमें अंदर एक छोटी टीम भेजनी चाहिए? एम्परर्स अंडरग्राउंड पैलेस में ना जाने कितने सीक्रेट्स होंगे जो हमें नहीं पता। जो अंदर जाएंगे, हो सकता है वो कभी बाहर ही ना आ पाए। ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहा, हजारों सालों में ना जाने कितने कुल्टिवेटर्स टोम को गार्ड करने गए हैं, पर आज तक कोई वापस नहीं आया। एम्परर्स अंडरग्राउंड पैलेस में घुसना आसान है, पर निकलना मुश्किल, बल्कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वहां जरूर कोई रिस्ट्रिक्शंस है जिनके बारे में हमें नहीं पता। आज के टाइम में जो सारे सेक्स कमजोर हो गए हैं और उनकी टेक्निक्स गायब हो गई है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन यही फर्स्ट एम्परर्स टूम है, क्योंकि हमारे प्रेडिसेसर्स जो अंदर गए वो कभी वापस नहीं आए। इनहेरिटेंस टूट गया, अब किसी भी सेक्ट के पास एक भी गोल्डन कॉर कल्टीवेटर नहीं है, और ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर भी सिर्फ हाफ स्टेप गोल्डन कॉर पर है, वरना वो भी कब के टोम में जाकर अरे स्पिरिट डाविस्ट बन चुके होते। अगर हमने एक टीम अंदर भेजी तो उन्हें जिंदगी भर अंदर ही रहने के लिए तैयार रहना होगा। ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर में जियांग गुइमिंग की तरफ देखा, मतलब एक सुइसाइड स्क्वाड। यह सुनकर वहां मौजूद हर इंसान चुप हो गया। अंडरग्राउंड पैलेस में लोगों को भेजना रास्ता ढूंढना नहीं था, ये खुलेआम उन्हें मौत के मुंह में धकेलना था। कुछ भी हो, हमें किसी को तो अंदर भेजना होगा। स्पेशल पुलिस लीडर ने दांत पीसते हुए कहा, यह सिर्फ कुछ लोगों की जिंदगी का सवाल नहीं है, यह हमारे देश की सिक्योरिटी का मामला है। अगर वैसी कोई एंटिटी बाहर आ गई तो उसे कौन रोकेगा? क्या हम अपने ही देश में 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराएंगे? तो फिर खुद को खत्म करने में और उसमें क्या रह जाएगा? यह सुनकर ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर थोड़ी देर चुप रहे। न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी शायद उस एंटिटी को सप्रेस ना कर पाए। ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? टेक्स्ट में फर्स्ट एम्परर्स टूम के बारे में बहुत कम रिकॉर्ड्स हैं, पर एक बात सा लिखी है, यिंग जंग का स्टेटस बहुत हाई है। अगर वो ज़ॉम्बी बनकर बाहर आ गया तो ह्यूमन वर्ल्ड में कोई उसे रोक नहीं सकता। उसे बाहरी पावर से एतम नहीं किया जा सकता। जो भी हो, हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। एक टीम को अंदर भेजकर सिचुएशन का पता लगाने दो। जियांग गुइमिंग ने गहरी सांस ली और मान गया, और हां, आज यहां मौजूद कोई भी इंसान यहां से नहीं जाएगा। फर्स्ट एम्परर्स टूम का सीक्रेट जरा सा भी लीक नहीं होना चाहिए, वरना इसे ट्रीजन माना जाएगा। इस मामले के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हैं। अगर ये बात बाहर फैल गई और स्पाइस को पता चल गया तो सोचो क्या होगा। शायद कोई युद्ध आकर इस सील को तोड़ने की कोशिश करे। अंडरग्राउंड पैलेस में मॉज़ोलियम के अंदर मैं शांति से अपने ब्रॉन्ज कॉफिन में लेटा था। मैं 2000 साल इंतजार कर चुका हूं, तो अब आयरी वोट में और थोड़ा इंतजार कर सकता हूं। तुम जितना क्रेजी होगे, मैं उतना ही शांत रहूंगा। इन टोम रॉबर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है उन स्मेली दाविस्ट्स की बॉडीज को एक्टिवेट करने के लिए। उस दाविस्ट में भी जंगी दाव का ऑरा है। अगर मैं उसे कंट्रोल कर पाया तो बाहर का जांग दावलिंग का अरे टूट जाएगा। पर इस दाविस्ट को लूर कैसे करूं? जैसा ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर ने सोचा था, पूरे अंडरग्राउंड पैलेस में वुशु दाविस्ट प्रीडिसेसर्स की बॉडीज मौजूद हैं। ये बॉडीज अलग अलग जगहों पर बिखरी हुई है, और सालों तक यिन एनर्जी और मेरे ऑरा से नरिश होने के बाद ये सब ज़ॉम्बीज में बदल चुके हैं। अगर जांग दावलिंग और बाकी सेलेस्टियल मास्टर्स ने लगातार तालिस्मान से इन्हें सुप्रेस ना किया होता तो पूरा अंडरग्राउंड पैलेस ज़ॉम्बीज से भरा होता। और अब ये टोम रॉबर्स इस बैलेंस को तोड़ने की है। अगर ये टोम रॉबर्स अपने लालच पर कंट्रोल नहीं कर पाए और उन बॉडीज पर लगे तालिस्मान्स को हटा दिया
तो पूरे अंडरग्राउंड पैलेस में हावक मच जाएगा। तो फिर मुझे तुम्हें एक बड़ा गिफ्ट देने दो। मेरे मन में एक थॉट आया और मैंने अपनी ऑरा की मदद से ब्रॉन्ज कॉफिन को हल्का सा मूव किया। एक एनर्जी बाहर निकली और अंधेरे में गायब हो गई। जांग दाओलिंग के रेमनेंट सोल ने कॉफिन में हुई हलचल नोटिस कर ली। योर मैजेस्टी ने ये क्या किया? जांग दाओलिंग के मन में एक बुरा याल आया जब उसने देखा कि मैं ब्रॉन्ज कॉफिन में शांत हूं, तो उसकी घबराहट और बढ़ गई। डैम इट, ग्रैंड एरे अब फर्स्ट एम्परर को सप्रेस नहीं कर पा रहा है। जो जूनियर्स अभी अंदर आए हैं वो यहां तक क्यों नहीं पहुंचे? जांग दाओलिंग का चेहरा पीला पड़ गया। वो अब और ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता था। कॉरिडोर के रास्ते पर वांग वू और उसकी टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ये अंडरग्राउंड पैलेस तो बहुत बड़ा है। हमें चलते हुए 1 घंटा हो गया है और कॉरिडोर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वांग वू के चेहरे पर एक्साइटमेंट था। तोम जितना बड़ा होगा उसमें अजाना उतना ही ज्यादा होगा और बाहर निकलना भी उतना ही आसान होगा। आगे रास्ता चेक कर रहा। माजी वशी से चिल्लाया, भाइयों जल्दी आओ, हम अमीर हो गए। वांग वू जोर से हंसा और सबको उस तोम चेंबर की तरह ले गया। ज़ेनियांग चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। वो शांत दिख रहा था पर उसकी आंखों में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। फक, इतने बड़े तोम चेंबर में सिर्फ एक बॉडी है और वो भी एक स्मेली दावस की। वांग वू उससे से चिल्लाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये मेन तोम चेंबर नहीं है, पर अगर ये छोटा तोम चेंबर भी है तो भी यहां कुछ तो अजाना होना चाहिए था। रुको, ऐसा लग रहा है कि यहां पहले भी कोई आ चुका है। वांग वू को समझ आ गया। उसने उस बैठे हुए डाविस्ट की बॉडी को ध्यान से देखा। इसकी रोबे चिन डायनेस्टी की बिल्कुल नहीं लग रही। इसका मतलब ये बॉडी बाद में आई है। वांग वू पास गया और ध्यान से देखने लगा। ये क्रेन क्लोब दाविस्ट रोब है। शायद मिंग डायनेस्टी से पहले का कोई दाविस्ट है। कुछ 100 साल हो गए पर बॉडी खराब नहीं हुई। ये बॉडी भी बहुत महंगी बिकेगी। वांग वू उसे ऊपर से नीचे तक स्कान करने लगा। मिंग डायनेस्टी से पहले के दाविस्ट ज्यादातर क्रेन क्लोब पहनते थे। एंटीक्स के मामले में वांग वू एक एक्सपर्ट था। वांग वू ने थोड़ा हेजिटेट किया और फिर उस बॉडी का सिर ऊपर उठाया। उसके माथे पर एक तलिस्मान चिपका हुआ था। दाविस्ट मास्टर, क्या आप इसे पहचानते हैं? वांग वू ने मुड़कर ज़ियांगजी से पूछा। ये तालिस्मैन भी बहुत पुराना है, हम इसे दाविस्ट को बेच सकते हैं। सेलेस्टियल मास्टर सप्रेसिंग ईविल तालिस्मैन, लॉन्गहू माउंटेन के 19th जनरेशन सेलेस्टियल मास्टर जांग रुइवू का बनाया हुआ। ये किसी भी ईविल स्पिरिट को खत्म कर सकता है। उसकी चेस्ट पर भी एक सुपरफ्राइजिंग ज़ॉम्बी तालिस्मैन होना चाहिए। इसे छूना मत। ये बॉडी पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी है। अगर तुमने तलिस्मान हटा दिया तो ये तुरंत जिंदा हो जाएगी। ज़ेनियांग की आवाज सीरियस हो गई। क्या हुआ दाविस्ट मास्टर, आप डर गए क्या? अंदर आने से पहले डिसाइड हुआ था ना कि ट्रैप्स हम देखेंगे और स्पिरिट्स आप संभालेंगे। क्या आपको दिख नहीं रहा कि ये कोई सीनियर दाविस्ट है? आप कैसे लड़ेंगे? बॉस, यहां कुछ लिखा है। तभी एक लगरे ने देखा कि बॉडी के सामने जमीन पर कुछ छोटे वर्ड्स लिखे हुए हैं। युआन त्यांगांग, Daoist master of Tang dynasty, entered the emperor's tomb to suppress the ancestor in the 19th year of Zhongguan. ये वर्ड्स शायद बाद में किसी ने सोर्ड से लिखे थे। युआन त्यांगांग, ये नाम सुना सुना क्यों लग रहा है? वांग वू ने आंखें फाड़ कर उस बॉडी की तरह देखा। उसकी आंखों में लालच सा दिख रहा था। युआन त्यांगांग, तंग डायनेस्टी का स्टेट प्रीसेप्टर, जिसने ली चुनफंग के साथ मिलकर ड्रैगन कंट्री की पहली प्रोफेसी बुक तुइबे तू लिखी थी। ऐसा महान इंसान फर्स्ट एम्परर्स टूम में ऐसे ही मर गया। युआन त्यांगांग की बॉडी। ये आयर कितने पैसे का होगा? और हाँ, तुइबे टू की ओरिजिनल कॉपी आज तक नहीं मिली। क्या वो इसके पास है? वांग वू की आंखों में लालच और बढ़ गया। और जैसे ही ज़ेनियांग को पता चला कि जमीन पर पड़ी बॉडी युआन त्यांगांग की है, उसका कॉशियस चेहरा भी लालच में बदल गया। उसने सोचा था कि ये कोई नॉर्मल सीनियर है, पर यह तो युआन त्यांगांग निकला। ये ट्रिप तो सक्सेसफुल हो गई। ज़ेनियांग की आंखों में एक पागलपन चमक उठा। उसने बॉडी के आसपास खड़े लोगों को धक्का देकर पीछे किया। एक बार मैं इस युआन त्यांगांग को कंट्रोल कर लूं तो इस अंडरग्राउंड पैलेस का ट्रिप सिक्योर हो जाएगा। जब मैं बाहर जाऊंगा तो उस बुढ़े जांग हेकिन को सेलेस्टियल मास्टर की पोजीशन मुझे देनी ही पड़ेगी। ज़ेयांग ने बरबराते हुए एक तलिस्मान निकाला। ये माओशान के कॉर्प्स कंट्रोलिंग तलिस्मान जैसा लग रहा था, पर थोड़ा अलग था। युआन त्यांगांग जैसी एग्जिस्टेंस, अगर वो ज़ॉम्बी बन गया तो दुनिया में उसे कौन रोक पाएगा? अगर मैंने इस तालिस्मैन से इसे कंट्रोल कर लिया तो पूरे ड्रैगन कंट्री का दाव वेनरेबल मैं ही हूंगा। ज़ेनियांग ने अब लूत को नहीं रोका और सीधा वो तलिस्मन युआन त्यांगांग की बॉडी पर चिपका दिया। वो सच में युआन त्यांगांग को ज़ॉम्बी बनाकर कंट्रोल करना चाहता था।
इसके बाद वो टेराकोटा वॉरियर्स और उस लेजेंडरी एंसेस्ट्रल ड्रैगन को ढूंढेगा। दुनिया के फर्स्ट एम्परर की बॉडी उसने डेकेड्स तक करी कल्टीवेशन की थी, कॉर्प्स कंट्रोलिंग टेक्निक्स को मास्टर किया था ताकि वो ऊंचे स्टेटस वाले लोगों को ज़ॉम्बीज में बदलकर डार्क पाथ पर चल सके। आज वो सक्सेसफुल हो गया, पर उसे इस बात का जरा भी आइडिया नहीं था कि वो यान त्यांगंग को सिर्फ इसलिए रिफाइन कर पा रहा है क्योंकि मेरी ऑरा ने यान त्यांगंग की फियर्स एनर्जी को सप्रेस कर रखा था। वरना जिस पल उसने वो तालिस्मैन लगाया था, बैकलैश से जेनियांगजी उसी वक्त मारा जाता। रिफाइन करो, करते रहो, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूं। जेनियांगजी के पागलपन को देखकर मेरी आंखों की हंसी और गहरी हो गई। और पागल बनो, ये जेनियांगजी जितना पागल होगा, आज ही मेरे सील तोड़ने और आजाद होने का दिन होगा। दाविस्ट मास्टर, आप कॉप्स रिफाइन करें, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पैसे का क्या? वांग वू ने आइर पूछ ही लिया। उसे ज़ॉम्बी रिफाइनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर यह युआन त्यांगंग की बॉडी थी, तांग डायनेस्टी का स्टेट प्रिसेप्टर, लेजेंडरी बुक टुइबे-टू का ऑथर। इतने बड़े स्टेटस वाले इंसान का परफेक्टली प्रिजर्व्ड स्केलेटन ये कम से कम टेंस ऑफ मिलियंस का बिकेगा। इस ट्रिप का सारा गोल्ड और अजाना आपका। जेनियांग ने वांग वू को देखा और अपनी रोबे झटकते हुए एक अलूफ सा लुक दिया। उसे इन अंटीक्स और अजानों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका टारगेट तो शुरू से ही उस लेजेंडरी एग्जिस्टेंस की बॉडी थी। यान त्यांगंग तो बस एक अनएक्सपेक्टेड बोनस था, पर यान त्यांगंग को रिफाइन करने के एक्सपीरियंस के बाद उसे अंदर मौजूद उस एग्जिस्टेंस को लेकर और भी कॉन्फिडेंस आ गया था। आप तो बहुत जेनरस निकले, ये सुनकर वांग वू मुस्कुराया। आगे रास्ता दिखाइए। जेनियांग ने अपने हाथ पीछे बांध लिए। अगर उसे इन लोगों की और जरूरत ना होती तो वो इस लालची बेवकूफ को एक ही थप्पड़ में मार देता। जेनियांग इस वक्त पूरे कॉन्फिडेंस में था। युआन त्यांगंग से बना वो फ्लाइंग ज़ॉम्बी शांति से उसके पीछे खड़ा था। उसका चेहरा काला पड़ चुका था और नुकीले दांत बाहर थे, पर उसकी बंद आंखों के नीचे एक खतरनाक लाल चमक थी, जैसे कोई खुआर जानवर कभी भी जागने के लिए तैयार हो। इसे देखकर तोम की गहराई में मौजूद एंसेस्ट्रल ड्रैगन की बॉडी के लिए उसकी प्यास और बद गई। चलो और अंदर चलते हैं, असली अजाना तो अभी आगे है। वांग वू भी एक्साइटेडली चिल्लाया और अपने आदमियों को आगे बढ़ने को कहा। अब इस ज़ॉम्बी कंट्रोल करने वाले दाविस्ट मास्टर के साथ उसे भी कॉन्फिडेंस आ गया था। वो पूरी टीम उस टॉम चेंबर के पीछे वाले अंधेरे रास्ते से आगे बढ़ने लगी। इस बार उन्हें क्लियरली फील हो रहा था कि हवा और भी ज्यादा ठंडी और क्रीपी हो गई है। दीवारों पर जलते एवरलास्टिंग लैंप्स की आग कांपने लगी थी, जिससे डरावने साए बन रहे थे। थोड़ी दूर चलते ही आगे एक और साइड चेंबर आ गया, पर इस बार वहां सिर्फ एक दाविस्ट की बॉडी नहीं थी, बल्कि तीनों एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में बैठे थे। हालांकि वो सूख कर ममीज बन चुके थे, पर उनकी रोब्स का स्टाइल बिल्कुल अलग था, जो सब बता रहा था कि वो अलग अलग एरास से थे। उनके ठीक बीच में जमीन पर एक कॉम्प्लेक्स बागवा अरे बना हुआ था, जिसमें से एक हल्की सी चमक आ रही थी। एक लौगा जोर से चिल्लाया। वंगू ने आगे आके देखा, उसके माथे पर सिकेन आ गई। एक सोंग डायनेस्टी का है, एक युआन डायनेस्टी का, और ये तीसरा तांग डायनेस्टी का लग रहा है। डैम इट, क्या ये फर्स्ट एम्परर्स टूम इन दाविस का कोई अड्डा है? इतने सारे दाविस यहां क्यों मरे पड़े हैं? लेकिन जेनियांग की आंखें चमक उठी और उसकी सांसें तेज हो गईं। वो सर महसूस कर सकता था कि इन तीन बॉडी से निकलने वाली कॉर्प्स ऑरा और यिन एनर्जी युआन त्यांगंग से कहीं ज्यादा कैओटिक थी। लेकिन अलग अलग एरास के लोगों की एनर्जी मिक्स होने की वजह से यहां का सप्रेशन एरे बेहद मजबूत बन गया था, और इसका मतलब यह भी था कि यहां जमा हुई नरिशमेंट एनर्जी और भी ज्यादा पावरफुल है। अगर मैंने इन तीनों को एक साथ रिफाइन कर लिया तो मजा आ जाएगा। हेवनवुड मेरी मदद कर रहा है। 3 सीनियर्स, कृपया अपने इस जूनियर की मदद करें। ज़ेयांग जोर से हंसा। इस बार वो युआन त्यांगंग की तरह कॉशियस नहीं था, बल्कि उसने काले धुएं से भरे कुछ स्पेशल तालिस्मैन नेल्स निकाले और सीधा उन तीनों बॉडीज के माथे पर लगे सप्रेशन तालिस्मैन्स पर एम कर लिया। दाविस्ट मास्टर, रुकिए, वांग वू लालची जरूर था पर बेवकूफ नहीं। ये फॉर्मेशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। जमीन पर वो बागवा एरे अभी भी ग्लो कर रहा था। ये जगह बहुत खतरनाक लग रही है। क्या यहाँ कोई ट्रप फॉर्मेशन है? हमें पहले चेक नहीं करना चाहिए बेवकूफ? ये फॉर्मेशन का कोर है, इसे तोड़े बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तुम लोग पीछे हटो। जेनियांग इस वक्त लालच और पावर के नशे में अंधा हो चुका था। वो किसी की सुनने वाला नहीं था। उसे लगा कि युआन त्यांगंग जैसा फ्लाइंग ज़ॉम्बी उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, और साथ ही जंगी दाव और कॉर्प्स कंट्रोलिंग टेक्निक्स का उसका यूनिक कॉम्बिनेशन किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कारी है। लेकिन जैसे ही उसने वो नेल्स फेंके, बूम, जमीन पर बने उस बागवा अरे से अचानक आंखों को चुभने वाली गोल्डन लाइट निकली।
उन तीनों बॉडीज के माथे पर लगे सप्रेशन तालिस्मन्स बिना हवा के तेजी से फारफराने लगे। एक इनविजिबल दीवार की तरह एक जबरदस्त राइचस एनर्जी सीधा ज़ेनियांगजी से आकर टकराई। ब्रेक। ज़ेनियांग्स को एक जोरदार झटका लगा। उसके मुंह से ऊर निकला और वो हवा में उड़ते हुए पीछे जा गिरा। उसके हाथ से वो नेल्स जमीन पर गिर गए। युआन त्यांगांग से बना वो फ्लाइंग ज़ॉम्बी गुर्राता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन कम से कम 3 टॉप टियर दाविस्ट मास्टर्स की लाइफ टाइम कल्टीवेशन और अरे के सपोर्ट से बनी उस राइचस गोल्डन लाइट के सामने वो खुद भी पीछे हटने पर मजबूर हो गया और उसकी बॉडी से जलने वाला सेद धुआं निकलने लगा। दाविस्ट मास्टर वांग वू और उसके आदमियों की तो डर के मारे जान ही निकल गई। बहुत बहुत पावरफुल एरे हैं। ज़ेनियांग्स का चेहरा पीला पड़ चुका था, पर उसने स्ट्रगल करते हुए उठने की कोशिश की। उसकी आंखों में पागलपन और बद गया, पर एरे जितना पावरफुल होगा उसके अंदर का अजाना उतना ही प्रेशियस होगा। युएन त्यांगांग, इसे तोड़ दो। उसने अपनी जीभ काटी और अपने हाथ में मौजूद कॉर्प्स कंट्रोलिंग बेल पर एसेंस ब्लड थूका और उसे पागलों की तरह बजाने लगा। युएन त्यांगांग के फ्लाइंग ज़ॉम्बी ने दर्द और उससे से एक जोरदार दहाड़ मारी। उसकी बॉडी से डार्क ऑरा फटने लगी और उस गोल्डन लाइट को जबरदस्ती झेलते हुए वो बागवारे के सेंटर की तरफ कदम बजाने लगा। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। गोल्डन लाइट और ब्लैक एनर्जी आयरी लिमिट तक टकरा रहे थे, जिससे कानों को फादर देने वाली आवाजें आ रही थी। अंडरग्राउंड पैलेस की गहराई में मौजूद मेरे मौजोलियम में दूर से आ रहे उन अरे फ्लक्चुएशंस और ऑरा के क्लैश को फील करके मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। खेल शुरू हो गया। ये चेस पीस तो सच में बड़े काम का निकला। जांग दाओलिंग, लगता है तुम्हारे जूनियर्स में यूनिटी बिल्कुल नहीं है। जांग दाओलिंग का रेमनेंट सोल तेजी से कांपने लगा। वो बुरी तरह से घबरा गया था। दुष्ट इंसान, ये ज़ेनियांगजी, ये नाम, हाँ, ये ज़ीचेन ब्रांच का वही डिसाइपल है जिसे कॉर इनहेरिटेंस से निकाल दिया गया था। इसकी इतनी हिम्मत कि ये इविल आर्ट्स प्रैक्टिस करे, हमारे प्रीडेसेसर्स की बॉडीज को डिस्टर्ब करे और इस सीलिंग अरे को तोड़ने की कोशिश करे। मैंने हंसते हुए मजाक उड़ाया। तुम्हारा ये ग्रांड अरे बाहर और अंदर दोनों तरह से प्रोटेक्ट करता है, पर सबसे ज्यादा ये अरे स्पिरिट ज़ॉम्बीज को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो तुम्हें ही बैकफायर ना कर दे। अब बाहर से फोर्स अटैक कर रहा है और अंदर से ये मेरी ऑरा से हजारों सालों तक इन्वेड होने के बाद पूरी तरह से सैर चुका है। ज़ेनियांग्स तो बस ऊंट की पीठ तोड़ने वाला वो आयरी तिनका है। तुमने ये सब पहले ही प्लान कर लिया था। जांग दाओलिंग पूरी तरह शॉक में था। मेरे पास स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए बहुत टाइम था। जिस पल तुमने उन ब्रॉन्ज मेचास को फाउंडेशन बनाने का डिसाइड किया और मेटियोर की पावर से अरे कंप्लीट किया, उसी पल तुम्हारा ये कोलैप्स तय हो चुका था। मेरे टोम में मौजूद वो ब्रॉन्ज मेचास सालों तक मेरी डार्क मिस्ट से नरिश होते रहे और छुपकर एक अलग ही फॉर्म में बदल चुके हैं। जो तुम्हें एक इम्प्रेग्नेबल दीवार लगती थी, वो असल में एक फटने के लिए तैयार गन पाउडर का ढेर था और अब उस पर चिंगारी गिर चुकी है। मेरी बात को सच साबित करते हुए दूर अंधेरे रास्ते से एक जोरदार धमाका हुआ। ईंटें और पत्थर टूटने लगे, धूल उड़ने लगी और उसके तुरंत बाद अलग अलग पर बेहद खतरनाक दहाड़ें हवा में गूंज उठी। युएन त्यांगांग का फॉर्मेशन कॉर पर अटैक, ज़ेनियांगजी की ट्रू की और वो ओरिजिन एनर्जी जो मैंने बहुत पहले छुपा कर रखी थी, इन सब की वजह से आयरकार वो क्रिस्टल स्टोन्स टूट गए। 3 काले साए तेजी से खड़े हुए, उनकी आंखों के गड्ढों में नीली रोशनी चमक रही थी, लेकिन उन्होंने तुरंत अटैक नहीं किया। वो बस ब्लैंक होकर वहीं खड़े रहे। उनके अंदर बची ट्रू ची और नई एनर्जी आयरी सांस तक लड़ रहे थे, जिससे एक डरावनी गूंज पैदा हो रही थी। थोड़ी ही देर बाद, जैसे अंडरग्राउंड पैलेस की गहराई से कोई उन्हें बुला रहा हो, उन्होंने धीरे धीरे अपना शरीर घुमाया और अपने भारी कदम बढ़ाने लगे। वो भारी कदमों के साथ मौसोलियम की गहराई की तरफ बढ़ने लगे। वापस आओ, मैं तुम्हारा मास्टर हूं। ज़ैंग ज़ोशी और डर के मारे पागलों की तरह कमांड बेल हिलाने लगा, लेकिन उन 3 नए बने ज़ॉम्बीज ने बस हल्का सा पॉज लिया, एक खतरनाक दहदर मारी और वापस आगे बढ़ने लगे। उनका कॉन्शियसनेस अभी खुला नहीं था, पर वो इंस्टिंक्ट के साथ ज़ेनियांग्स की उस सस्ती कॉर्प्स कंट्रोलिंग टेक्निक को रिजेक्ट कर रहे थे। इसके बजाय पैलेस की गहराई से आ रही उस सॉवरेन मर्डरस ऑरा की तरफ वो एक प्राइमल फियर और अट्रैक्शन फील कर रहे थे। सब खत्म हो गया, पूरी तरह खत्म। अंधेरे रास्ते में गायब होते उन 3 डरावने सायों को देखकर वांग वू के पैर बुरी तरह कांप रहे थे। अब उसे सच में रियलाइज हो रहा था कि इस फर्स्ट एम्परर्स टूम में कोई अजाना नहीं, बल्कि मौत का आवाज़ था। चलो, उनके पीछे चलो। ज़ेयांगजी ने अपने मुंह से ऊन पोंछा। उसकी आंखों में एक अजीब सी दरिंदगी थी। ज़ॉम्बीज का आउट ऑफ कंट्रोल होना अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो पक्का सबसे भारी यिन एनर्जी वाला एरिया होगा, वही कोर एरिया जहां एंसेस्ट्रल ड्रैगन की बॉडी मौजूद होगी। ये एक तरह से उसे रास्ता ही दिखा रहे थे। जल्दी करो, उन्हें दूर मत जाने दो। वांग वू और बाकी लोगों ने एक दूसरे की तरह देखा,
पर जेनियांग्स की पागल आंखों और उसके बगल में खेरे युआन त्यांगांग को घूरता देखकर उनके पास चुपचाप पीछे चलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अंडरग्राउंड पैलेस के बाहर टेम्पररी कमांड पोस्ट पर पैलेस के अंदर से फिर एक जोरदार धमाका हुआ है। एनर्जी रीडिंग्स तेजी से बढ़ रही है। कई हाई एनर्जी रिएक्शंस मूव कर रहे हैं। मॉनिटर कर रहे स्टाफ की आवाज कांप रही थी। ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर जांग हेकिन और बॉस जांग का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। स्पेशल मैजिकल आर्टिफैक्ट्स के डिटेक्शन की वजह से वो अंदर का नजारा धुंधला सा देख पा रहे थे। ईवल ऑरा को रिप्रेजेंट करने वाले काले डॉट्स तेजी से बढ़ रहे थे और वो सब कोर एरिया की तरफ जा रहे थे। लम्हू माउंटेन के एक सीनियर डाओइस्ट की आवाज कांप उठी। कम से कम 3 और नए ज़ॉम्बीज डिटेक्ट हुए हैं और उनकी पावर ग्रैंडमास्टर लेवल की है। फेये लेवल के ज़ॉम्बीज। सुइसाइड स्क्वाड कहाँ है? क्या वो अंदर गए? बॉस चांग ने घबराते हुए पूछा। वो पहले साइड चेंबर की लोकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनके पास टॉप लेवल प्रोटेक्शन और कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, पर अंडरग्राउंड 100 मीटर जाने के बाद सिग्नल्स में बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। उन्हें बोलो स्पीड बढ़ाएं, पर ध्यान से। उनका मिशन सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना नहीं है। अगर पॉसिबल हो तो उस ज़ॉम्बी कंट्रोल करने वाले दाविस से कांटेक्ट करने की कोशिश करो, या फिर अपनी सेफ्टी इंश्योर करते हुए ये पता लगाओ कि क्या उस फर्स्ट एम्परर के साथ कम्युनिकेट करना पॉसिबल है। किसी भी कीमत पर अथॉरिटी हमारे हाथ में होनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो उस फर्स्ट एम्परर के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। बॉस चैंग ने ऑर्डर दिया। ये अथॉरिटीज का अप्रूव किया हुआ इमरजेंसी प्लान था। ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, पर फिर एक गहरी सांस लेकर चुप हो गए। अब सिचुएशंस हाथ से बाहर जा रही थी और दाविस ट्रेडिशन के पुराने रूल्स काम नहीं आ रहे थे। उन्होंने उस गहरे अंडरग्राउंड पैलेस के एंट्रेंस की तरह देखा, जैसे उन्हें अंदर का वो डरावना नजारा सा दिखाई दे रहा हो, जहां ज़ॉम्बीज और डीमंस का हैवक मचना शुरू हो गया था। हेकिन, ऑर्डर पास करो। ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर ने अपने पास खड़े एक दाविस से धीरे से कहा। हमारे लोगों को तैयार रहने को कहो। अगर सच में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो लॉन्गहू माउंटेन की तरह से किसी को उस एग्जिस्टेंस से बात करनी होगी। उनका मतलब था कि अगर अथॉरिटीज यिंग जंग के सामने झुकने का डिसाइड करती हैं तो लॉन्गहू माउंटेन चुप नहीं बैठ सकता। उनका भी वहां होना जरूरी है, चाहे एक क्रिमिनल की तरह या एक विटनेस की तरह। उस मौजोलियम में वो 3 नए बने ज़ॉम्बीज लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जेनियांग्स की मर्डरस ऑरा से उनका कॉन्शियसनेस खत्म हो गया था। आखिरकार वो उस विशाल मौजोलियम के बाहर पहुंच गए। वो उन बड़े ब्रॉन्ज दरवाजों के बाहर रुक गए। अंदर जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दरवाजे के अंदर एक ऐसी सुप्रीम एग्जिस्टेंस थी जिससे उन्हें इंस्टिंक्चुअल फियर महसूस हो रहा था। जांग दाओलिंग का रेमनेंट सोल अब और भी धुंधला बच चुका था। दरवाजे के बाहर खैरे उन 3 ज़ॉम्बीज को देखकर उसे बहुत अफसोस हो रहा था। चिंगवे सेक्ट के यू शूजी, शेंगशियाओ सेक्ट के लेमो दाविस्ट और बाकी फेलो दाविस्ट्स। आइर, ऐसा क्यों हुआ? मेरी आवाज कॉफिन के अंदर से गूंजी। ऐसा क्यों हुआ? जांग दाओलिंग, तुम ऊद देखो, ये दाविस्ट मरने के बाद ज़ॉम्बीज बन गए हैं, पर फिर भी मेरे दरवाजे के बाहर खड़े हैं और अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहे। ये डर उनके ओरिजिन में लिखा है। और तुमने मुझे 2 साल तक सप्रेस किया। क्या तुम सच में जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं ग्रेट किन का सुप्रीम ब्लडलाइन हूं। इस पूरी दुनिया का सुप्रीम ब्लडलाइन हूं। मैं क्याओस नहीं चाहता था, पर अगर तुम लोग खुद ये क्याओस चाहते हो, मेरी आवाज ठंडी हो गई तो मैं इस पूरी दुनिया को एक ऐसे क्याओस से भर दूंगा जो सब कुछ तबाह कर देगा। मेरे इतना कहते ही मैंने फिर से अपना थॉट भेजा, और इस बार वो कोई हल्की सी ऑरा नहीं थी, बल्कि एक बेहद पावरफुल और प्योर मर्डरस ऑरा थी। एक इनविजिबल वेव की तरह वो ब्रॉन्ज कॉफिन से निकलकर पूरे अंडरग्राउंड पैलेस में फैलने लगी। उसने दरवाजे के बाहर खड़े उन 3 ज़ॉम्बीज को ही नहीं, बल्कि मौजोलियम की दीवारों को चीरकर पूरे पैलेस में सो रही उन काउंटलेस बॉडीज को भी अपनी चपेट में ले लिया। बज़, पूरा माउंट ली अंडरग्राउंड पैलेस कांपने लगा और एक गहरी गूंज सुनाई देने लगी, जैसे हजारों सालों से सो रहा कोई विशाल मॉन्स्टर धीरे धीरे अपने शरीर को हिला रहा हो। ऊशू साइड चेंबर्स में अलग अलग दाविस्ट मास्टर्स की बॉडीज पर लगे हुए तालिस्मन्स अचानक कांपने लगे और बिना आग के ही जलकर राख हो गए। वो बॉडीज एक झटके में उठ खेरी हुई। उनके नाउन लंबे होने लगे, दांत नुकीले हो गए और उनकी आंखों के गड्ढों में अलग अलग रंगों की रोशनी चमक उठी। और इससे भी डरावनी बात यह थी कि पूरे अंडरग्राउंड पैलेस में मौजूद उन 1 लाख टेराकोटा वॉरियर्स के पिच से मिट्टी टूटने की आवाजें आने लगी। एक के बाद एक वो आवाजें पूरे अंडरग्राउंड पैलेस में गूंज उठी। वो वॉरियर्स जो आर्मर पहने थे और जिनके हाथों में हथियार थे, हिलने लगे। उन्होंने अपने ऊपर की मिट्टी की आयरी लेयर को तोड़ दिया और उनके अंदर की वो काले रंग की सूखी हुई बॉडीज दिखने लगी। उन्होंने अभी भी ओल्ड चिन आर्मी के लेदर आर्मर्स पहने हुए थे। उनकी वाली आंखों में ब्लू कलर की सोल फायर जलने लगी।
1 लाख चिन आर्मी वॉरियर्स एक अलग ही फॉर्म में वापस जिंदा हो रहे थे। उन्होंने झटके से अपना सिर घुमाया, अपनी पोस्चर एडजस्ट की और मॉज़लियम के सेंटर की तरफ देखकर अपना सिर झुका लिया, जैसे वो 2000 सालों के बाद अपने एम्परर के ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हों। ज़ांग दाओलिंग का रेमनेंट सोल ये देखकर लगभग खत्म होने वाला था। वो उस अंडरग्राउंड पैलेस में एक वॉल्केनो फटने जैसी यिन एनर्जी फील कर सकता था। उसने दरवाजे के बाहर उन 3 ज़ॉम्बीज को देखा जो पूरी तरह से मर्डरस एनर्जी से भर चुके थे और ब्रॉन्ज कॉफिन की तरह झुक रहे थे। और फिर उसने उन 1 लाख टेराकोटा वॉरियर्स के बारे में सोचा जो जाग रहे थे। कैटास्ट्रोफी, एक असली कैटास्ट्रोफ शुरू हो गई है। उसकी आवाज में सिर निराशा थी। कैटास्ट्रोफ? मैं हंस पड़ा। मेरी हंसी उस विशाल मौजोलियम में गूंजने लगी। तुम्हारे लिए ये कैटास्ट्रोफ होगी, पर मेरे लिए ये ग्रेट किन के रीस्टार्ट का हॉर्न है। सिस्टम, अंडरग्राउंड पैलेस का पूरा स्टेटस स्कैन करो और सील का रिमेनिंग टाइम बताओ। इंटरनल यिन एनर्जी एबनॉर्मल लेवल पर बढ़ गई है, जो डेस्टिनी मेटियोर की पावर को ओपोजे कर रही है। करंट सप्रेशन इफेक्ट बहुत तेजी से गिर रहा है। सील के पूरी तरह खत्म होने का एस्टिमेटेड टाइम 4 वेल शिशन 24 आवर्स। अगर यन 3 कल्टीवेटर्स के नोड्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं किया गया या बाहर से कोई पावरफुल एनर्जी अटैक हुआ, तो ये टाइम और भी कम हो सकता है। 12 शिशन 24 आवर्स। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। एक दिन बाद मैं ह्यूमन वर्ल्ड में वापस लौटूंगा। क्या ये दुनिया अपने एम्परर का वेलकम करने के लिए तैयार है? अंडरग्राउंड पैलेस के कॉरिडोर में ज़ेनियांगजी, वांग वू और उसकी टीम उन 3 ज़ॉम्बीज का पीछा कर रही थी। अचानक उन्हें अपने पैरों के नीचे एक जबरदस्त वाइब्रेशन फील हुआ और छत से मिट्टी गिरने लगी। अब क्या हुआ? वांग वू घबराकर इधर उधर देखने लगा, पर ज़ेनियांगजी पूरे एक्साइटमेंट में कांप रहा था। ये ड्रैगन्स रोर है? नहीं, ये एम्परर के जागने का अरे वाइब्रेशन है। हम कोर के बहुत पास है और पास आ गए हैं। जल्दी और तेज चलो, वो चिल्लाया, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि उनके पीछे वाले अंधेरे रास्तों से भारी और एक साथ चलने वाले कदमों की आवाज आ रही थी। क्रैक क्रैक क्रैक। वो काउंटलेस पुरानी मिलिट्री शूज की आवाज थी, जो पत्थरों को कुचलते हुए आवाज थी। वो आवाजें दूर से पास आ रही थी और हर सेकंड और भी क्लियर और डेंस होती जा रही थी, जैसे कोई साइलेंट आर्मी अंधेरे में इकट्ठा होकर मार्च कर रही हो। और उनका रास्ता भी उसी डायरेक्शन में था जहां ज़ेयांगजी और उसकी टीम जा रही थी। माउंट ली के ऊपर आसमान में रात के अंधेरे में वो घने बादल अभी भी नहीं छटे थे, बल्कि और भी काले हो गए थे और उनके बीच लाल रंग की बिजली कक रही थी। पहाड़ से जोरदार हवाओं की आवाज आ रही थी, जैसे हजारों शेर दहाड़ रहे हों। टेम्पररी कमांड पोस्ट पर मॉनिटर्स पर सारे डाटा पागलों की तरह जंप कर रहे थे। अलार्म्स की आवाजें गूंज रही थी। बॉस जियांग ने स्क्रीन पर देखा, अंडरग्राउंड पैलेस के सेंटर का मार्क अब डार्क रेड कलर का हो चुका था। उसने सैटेलाइट फोन उठाया और अपनी भारी आवाज में हाई कमांड को रिपोर्ट किया। माउंट ली फर्स्ट एम्परर्स टूम्ब, अनएक्सपेक्टेड मैसिव एनर्जी बर्स्ट विद इन 24 आवर्स। जुलोंग प्रोजेक्ट फेज 1 इनिशिएट करने की परमिशन चाहिए। फोन के दूसरी तरफ कुछ देर साइलेंस रहा और फिर एक फर्म आवाज आई, अप्रूव्ड। याद रखना, सिचुएशन को कंट्रोल में रखना है। वर्स्ट केस सिनेरियो अवॉइड करो। अगर जरूरी हो तो फोर्स यूज करो, पर ऑथोरिटी हमारे हाथ में होनी चाहिए। कॉल कट करने के बाद बॉस जियांग और ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर में एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में एक खतरनाक डिसीजन था। तुरान आने वाला है। अंडरग्राउंड पैलेस में 2000 सालों से सोया हुआ वो एम्परर अब जागने वाला है और मॉडर्न वर्ल्ड को भी इस क्लैश के लिए तैयार रहना होगा। अगले 12 सेशन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हर तरह फोर्सेस रेडी थी और तोमसील होने की न्यूज भी पब्लिक में लीक हो गई। ड्रैगन कंट्री का सबसे फेमस हिस्टोरिकल साइट फर्स्ट एम्परर्स टूम आज सुबह ऑफिशियल तौर पर सील कर दिया गया। सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि गवर्नमेंट ने ओपनली इतने बड़े एरिया को सील किया हो। सुना है फर्स्ट एम्परर्स टूम को बंद कर दिया गया है। हाँ, मैंने सुबह मिलिट्री को वहां जाते हुए देखा। सच में? पर वो तो एक टूरिस्ट स्पॉट है ना, चुपकर घर पर आराम से बैठ। मैं तो वहीं पास में रहता हूं। आज सुबह ही मैंने आर्मर्ड व्हीकल्स की एंट्री देखी है। टैंक्स भी हैं, सारी रोड्स ब्लॉक कर दी गई है। हाँ, मैंने बहुत सारे दावस को भी वहां जाते देखा है। इतने सारे दावस तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखे। पर्पल रोब वाले दावस भी बहुत सारे हैं। क्या कोई जाकर देख सकता है वहां क्या हो रहा है? लाइव स्ट्रीम करो यार। फर्स्ट एम्परर्स टूम बंद हो गया, क्या अंदर कुछ है? पूरी इंटरनेट पर एक ही डिस्कशन चल रही थी। ड्रैगन कंट्री के लोगों की क्यूरियोसिटी आसमान छू रही थी। आयर वो फर्स्ट एम्परर्स टूम है और कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोग भी इस इंसिडेंट पर नजर रखे हुए थे। वो ऑफिशियल लॉकडाउन की वजह से इतने क्यूरियस नहीं थे जितना वो लॉन्गहो माउंटेन के सेलेस्टियल मास्टर ऑर्डर की वजह से थे। क्या तुमने देखा?
लॉन्ग हो माउंटेन के सारे दाविस्ट वहां चले गए हैं, लॉन्ग हो माउंटेन पर कोई नहीं बचा। माय गुडनेस, 60 साल पहले नाइट ऑफ 100 गोस्ट्स के वक्त भी ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट एम्परर्स टूम से कोई 1000 साल पुराना ज़ॉम्बी बाहर आ रहा हो। कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोग ग्रुप्स बनाकर माउंट ली की तरफ जाने लगे। ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर जांग हेकिन, जो इस दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर माने जाते हैं, अगर वो वुड इतने डरे हुए हैं और पूरे लॉन्गहू माउंटेन को साथ लाए हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं हो सकती। और इस स्टॉर्म के सेंटर में मैं गहरी नींद में जा चुका था। इन 2000 सालों में मैं बहुत कम जागा हूं। आयर इस ब्रॉन्ज कॉफिन में जागना सिर्फ एक टॉर्चर था। जांग दाओलिंग मेरे कॉफिन के नीचे खेरा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई बहुत ही मुश्किल डिसीजन ले रहा हो। युआन दाओइस्ट ज़ॉम्बी बन चुके हैं। जो लोग अंदर आए हैं वो अरे स्पिरिट दाओइस्ट नहीं है। इस अंडरग्राउंड पैलेस में और भी कई सीनियर्स की बॉडीज हैं। अगर वो सब ज़ॉम्बीज में बदल गए तो कैटास्ट्रोफी फर्स्ट एम्परर के बाहर आने से भी बड़ी होगी। पर मेरी करंट स्टेट में मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैंने पहले ही फेलो दाविस्ट शू की बात मानी होती और इन सारी बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर दिया होता। जांग दाओलिंग ने एक लंबी सांस ली। सालों पहले किसी ने उसे एडवाइस किया था कि अंडरग्राउंड पैलेस में मौजूद सारी बॉडीज को राख में बदल देना चाहिए ताकि फ्यूचर में वो ज़ॉम्बीज ना बन सके। आखिरकार फर्स्ट एम्परर्स टूम की ये एनर्जी बहुत ज्यादा है। यहां मरने वाला कोई भी कल्टीवेटर पक्का ज़ॉम्बी बनेगा। पर जांग दाओलिंग ने मना कर दिया था। आयर उन्होंने एंसेस्ट्रल ड्रैगन को सप्रेस करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मरने के बाद उनकी बॉडीज को जला देना सही नहीं होता। पर अब वो दाविस्ट बॉडीज उद एक डिजास्टर बन गई है। एक ही रास्ता बचा है। जांग दाओलिंग ने मौजोलियम के अंदर जमीन पर बैठे अपने फेलो दाविस्ट की बॉडीज की तरफ देखा। ये सब दाविस्ट सेक्ट्स के टॉप मास्टर्स थे जो जांग दाओलिंग के साथ अंदर आए थे और मौजोलियम को गार्ड करते हुए यहीं पर मर गए। और अब जांग दाओलिंग को दाविस्ट फॉरबिडन मैजिक यूज करना होगा। इस मौजोलियम में 4 बॉडीज हैं, एक उसकी वुड की और बाकी 3 दाविस्ट फाउंडर्स की। उनके सामने जमीन पर उनकी आइडेंटिटी लिखी हुई थी। ताइजी जुओक्सियन गोंग, JON, फाउंडर ऑफ लिंगबाओ सेक्ट, तालिस्मान्स के मास्टर, कई मैजिक बुक्स के ऑथर, ईस्टर्न वू एरा के चीवू रेन में तोम एंटर हुए फर्स्ट एम्परर को सप्रेस करने। टियानशु लिंगवे जेनरन, फाउंडर ऑफ साजू सेक्ट, शिहा सेक्ट, टियानशन सेक्ट, इन 3 सेक्ट्स के फाउंडर। सोंग डायनेस्टी के शॉसिंग रेन के 11th ईयर में तोम एंटर हुए एंसेस्ट्रल ड्रैगन को सप्रेस करने। जेंजून शूशून, फाउंडर ऑफ जिंगमिंग सेक्ट, जिसने ड्रैगन को मारा था। ईस्टर्न जिन डायनेस्टी के निंगकांग रेन के 2nd ईयर में तोम एंटर हुए एंसेस्ट्रल ड्रैगन को सप्रेस करने। इन तीनों फाउंडर्स की बॉडीज को देखकर जांग दाओलिंग ने एक गहरी सांस ली। फेलो दाविस्ट्स, मुझे मां करना, एंसेस्ट्रल ड्रैगन बाहर आने वाला है, मुझे कुछ तो करना ही होगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इतना बोलकर जांग दाओलिंग ने अपने हाथ में एक हान सील बनाया। उसके उंगलियों से एक गोल्डन लाइट निकली और वो सीधा G1 और बाकी दोनों बॉडीज पर जाके गिरी। उस गोल्डन लाइट के बढ़ते ही उनकी परफेक्टली प्रिजर्व बॉडीज सड़ने लगी और कुछ ही सेकंड्स में वहां सिर्फ स्केलेटन्स बच गए। गो! जांग दाओलिंग जोर से चिल्लाया। वो तीनों गोल्डन स्केलेटन्स हवा में उड़े और ट्विस्ट होते हुए सीधा हवा में लटके ब्रॉन्ज कॉफिन की तरह गए। उन तीनों सेलेस्टियल मास्टर्स के स्केलेटन्स ने ब्रॉन्ज कॉफिन को पूरी तरह जकड़ लिया। स्केलेटन्स पर गोल्डन लाइट चमक रही थी। 3 टॉप दाविस्ट मास्टर्स की बॉडीज का एक एक्स्ट्रा सील। मुझे नहीं पता ये कितनी देर तक टिकेगा। जांग दाओलिंग का शैडो और भी धुंधला हो गया, जैसे वो कभी भी गायब हो सकता हो। वो अपनी लिमिट पर आ चुका था। ये अहरी चीज थी जो वो कर सकता था। JX1 और बाकी दोनों जांग दाओलिंग के साथ दाओइज्म के 4 ग्रेट सेलेस्टियल मास्टर्स माने जाते हैं। इन तीनों की बॉडीज का यूज करके ब्रॉन्ज कॉफिन को सील करना, यही एक आयरी रास्ता था जो जांग दाओलिंग सोच पाया। वो उन्हें ज़ॉम्बीज नहीं बना रहा था। अगर GON जैसे लोग ज़ॉम्बीज बन गए तो जांग दाओलिंग उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तुम सब उद को कुछ ज्यादा ही ओवररेट करते हो। कॉफिन के अंदर मैं फिर से जाग गया और मेरी हंसी छूट गई। क्या इन लोगों को सच में लगता है कि ये मुझे सप्रेस कर पाएंगे? अगर वो मेटियोर ना होता तो तुम्हारे 4 ग्रेट सेलेस्टियल मास्टर्स और सारे दाविस्ट मास्टर्स मेरे एक इशारे में खत्म हो जाते। जांग दाओलिंग भी जानता था कि मेरी बात सच है। बिना उस मेटियोर के वो मुझे सप्रेस नहीं कर सकता। पर अगर वो कुछ नहीं करता तो उसे और भी घबराहट होती। भले ही मैं मर जाऊं, पर मेरे दाविस्ट पाथ्स ऐसे ही चलते रहेंगे। राइचसनेस और ईविल कभी एक साथ नहीं रह सकते। जांग दाओलिंग ने अपनी आयरी सांस लेते हुए ब्रॉन्जेस कॉफिन की तरह देखकर मजबूती से कहा, कमजोर होना या सेल्फिश होना एक अलग बात है, पर मैंने जो किया वो जंगजी दौ का प्रिंसिपल है। ज़ॉम्बीज नेचर से ही ईविल होते हैं। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें बाहर नहीं आने दूंगा।
चाहे अच्छे हों या बुरे, ज़ॉम्बीज को इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। योर मैजेस्टी का ज़ॉम्बी बनना हेवंस विल के एलार है, और ग्रेट किन का हमेशा के लिए बने रहने का सपना भी एक गलती थी। जांग दाओलिंग की बात सुनकर मैं ब्रॉन्ज कॉफिन में लेटा हुआ हंस पड़ा। तुम बूढ़े दाओइस्ट मास्टर की बातें बहुत बड़ी है। राइचसनेस और ईविल कभी एक साथ नहीं रह सकते। इस दुनिया में तुमने देखा ही क्या है? 10 साल में तुम सीजन्स का बदलना देख सकते हो। 100 साल में तुम बर्थ, ओल्ड एज, सिकनेस और डेथ देख सकते हो। 1000 साल में डिनेस्टीज का बदलना देख सकते हो, और 10,000 साल में तारों की मूवमेंट्स देख सकते हो। तुम 2000 साल से मेरे साथ इस तोम में हो, और अभी भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। तुम सच में कुएं के मेंढक हो। मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता, और ना ही ग्रेट चिन को 2000 साल तक बने रहने देना चाहता था। तुमने मुझे 2000 साल तक सप्रेस किया, और 2000 साल तक मेरे साथ भी रहे। हम दुश्मन भी हैं और दोस्त भी। इतनी बार बात करने के बाद भी तुम नहीं समझे। योर मैजेस्टी के कहने का क्या मतलब है? तुमने तोम का फंक्शुई बदला, दुनिया की सारी यिन ऑब्जेक्ट्स यहां इकट्ठा की, और यहां तक कि तोम में मर्क्यूरी की एक रिवर भी बना दी। क्या ये सब तुमने ज़ॉम्बी बनने के लिए और ग्रेट किन को हमेशा बनाए रखने के लिए नहीं किया था? ये तो आपने उद्जिंदा रहते हुए कहा था। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं बाहर आया तो मैं क्या बनूंगा? जांग दाओलिंग चुप हो गया। एंसेस्ट्रल सेलेस्टियल मास्टर होकर भी वो नहीं बता सकता था कि सील तोड़ने के बाद मैं किस तरह की एग्जिस्टेंस बनूंगा, क्योंकि पूरी हिस्ट्री में आज तक मेरे जैसा कोई ज़ॉम्बी नहीं बना है। मैं ग्रेट किन का लक कैरी कर रहा हूं, दुनिया का फर्स्ट एम्परर, फ्यूचर जनरेशंस का एंसेस्ट्रल ड्रैगन। मुझ पर लिमिटलेस लक है। ज़ॉम्बीज में जो सबसे टॉप लेवल के हानिया होते हैं, उन्हें भी इतना बड़ा लक सपोर्ट नहीं मिलता। एक बार मैं बाहर आया तो मैं कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं रहूंगा। मैं लेजेंडरी ईविल गॉड होकिन के लेवल का बनूंगा। मुझे उन खून पीने वाले मॉन्स्टर्स से कंपेयर मत करो। मेरा टारगेट ये ह्यूमन वर्ल्ड कभी था ही नहीं। मेरा टारगेट 3 realms, 10 directions, 4 lives और 6 paths को यूनिफाई करना है। मेरी एरोगेंट आवाज़ें ब्रॉन्ज कॉफिन से निकलकर पूरे फर्स्ट एम्परर्स टूम में गूंज उठी, और एक बार फिर 1 लाख टेराकोटा वॉरियर्स कांप उठे। जांग दाओलिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने हैरानी से ब्रॉन्ज कॉफिन की तरह देखा। योर मैजेस्टी 33rd हेवन में असेंड करना चाहते हैं। जांग दाओलिंग की आवाज में डिसबिलीफ था। मैं ह्यूमन वर्ल्ड का फर्स्ट एम्परर हूं। अगर मैं गॉड बन गया तो मैं सारे गॉड्स का एम्परर क्यों नहीं बन सकता? मैं इमॉर्टल्स को मार सकता हूं, डीमंस को एटम कर सकता हूं, और हेवंस के सारे गोस्ट्स और स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकता हूं। जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं 10,000 हेवंस का एम्परर बनूंगा। उस वक्त सारे गॉड्स उद मेरे सामने झुकेंगे, और मेरा दर्जा सबसे ऊपर होगा। हाँ, मैं मानता हूं कि अभी मैं उस पोजीशन से बहुत दूर हूं, पर इससे क्या रर पड़ता है? जब मैं सिर चिनवांग था और मैंने कहा था कि मैं 10 साल में 6 स्टेट्स को खत्म करके दुनिया को यूनिफाई करूंगा, तो सब मुझ पे हंसे थे। पर रिजल्ट क्या हुआ? मैं फर्स्ट एम्परर यिंग जंग बना। मैंने जो वाव ली थी वो हमेशा सच होगी। जांग दाओलिंग शांत हुआ और उसने धीरे से कहा, योर मैजेस्टी की एम्बिशन को मैं रिस्पेक्ट करता हूं। इस बीच माउंट ली के बाहर दुनिया भर के कुल्टिवेटर्स इकट्ठा हो गए थे। यहां तक कि कुछ डीमंस और गोस्ट्स भी छुपकर वहां आ गए थे। ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर, आप मुझे अलग मत समझना, पर जब ये दरवाजा खुलेगा तो लॉन्गहू माउंटेन के जो एंसेस्टर शांति से मर चुके थे, वो अंदर मेडिटेशन क्यों करने लगे? अब देखो क्या हो गया। ड्रैगन स्लेयर उद ड्रैगन बन गया। बॉस चांग ने लॉन्गहू माउंटेन के दावेस्ट को घूरते हुए कहा, वो अब वापस नहीं जा सकते। ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर ने सिर हिलाया। उन्होंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। याद रखना, अगर 100% कॉन्फिडेंस ना हो तो उस एग्जिस्टेंस को गुस्सा मत दिलाना। सब लोग अपनी दावेस्ट रोब्स उतार दो, मैंने नए कपड़े प्रिपेयर किए हैं। बॉस चांग के इतना कहते ही कुछ काले रंग की रोब्स सामने लाई गईं। ये क्या है? हमें कपड़े क्यों बदलने हैं? ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर ने बॉस चांग की तरह दाऊद से देखा। आप नहीं समझेंगे, मेरा मतलब है मान लो। मान लो जब आप अंदर जाएं और वो एग्जिस्टेंस पहले ही बाहर आ चुकी हो, तो वो आपको दाविस्ट रोब्स में देखकर कैसे रिएक्ट करेगा? उस एम्परर को आपके एंसेस्टर्स ने 2000 साल तक बैद करके रखा। अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या आपको गुस्सा नहीं आता? अगर उसने आपको लॉन्गहो माउंटेन की दाविस्ट रोब्स में देख लिया तो शायद वो आपको एक ही थप्पड़ में मार दे। मैं तो आपके भले के लिए कह रहा हूं। बॉस जांग बोलते हुए ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर को कपड़े पहनाने लगा। मैंने ये कपड़े रात भर में तैयार करवाए हैं, बिल्कुल चिन डायनेस्टी स्टाइल में, और आस तौर पर काले रंग के। चिन आर्मी पानी को रिप्रेजेंट करती थी और काले रंग को रिस्पेक्ट देती थी। जब वो एग्जिस्टेंस आपको इन कपड़ों में देखेगी तो उसका मूड अच्छा हो जाएगा, और अगर कुछ लत हुआ तो कम से कम हम बात तो कर पाएंगे। ये सुनकर बाकी दाविस्ट ने उससे से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम जंगी कुलवेटर्स की इंसल्ट करने की? माना फर्स्ट एम्परर बहुत पावरफुल है,
पर वो एक इविल एंटिटी है। हम राइचियस कल्टिवेटर्स उसके सामने कैसे झुक सकते हैं? हम डार्क फोर्सेस के सामने नहीं झुकेंगे। और हमारे पास 165 सेलेस्टियल मास्टर्स की बॉडीज भी तो है। ओल्ड जैंग, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। हम सब ने 100 सालों तक राइचियस कल्टिवेशन की है। ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर ने भी कहा, अगर तुम लोग नहीं पहनना चाहते तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसे रख दो। बॉस चांग ने उन लोगों को देखा और हाथ हिलाकर रोबेज वापस रखने को कहा। मुझे नहीं पता वो फर्स्ट एम्परर सच में इतना उससे वाला है या नहीं, पर अगर उसने तुम्हारी रोब्स देखकर तुम्हें एक थप्पड़ मारा तो ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर, क्या आप उस एक थप्पड़ को सह पाएंगे? मुझे लगता है आप शायद एक अटैक तो सही लेंगे। बॉस चांग ने एक लंबी सांस ली और ड्रामा करते हुए ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर के कपड़े वापस उतारने की एक्टिंग की। अरे रुको रुको, मुझे तो बस ये काला रंग अच्छा लग रहा है। इतने सालों से पहाड़ पर हूं, मैंने कभी काले कपड़े नहीं पहने। ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर ने जल्दी से अपनी ब्लैक रोब को टाइट किया। वो डर नहीं रहे थे, उन्हें बस ये ब्लैक कलर पसंद आ गया था। उनके पीछे खड़े बाकी दाविस्ट्स ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर को घूरने लगे। ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर कुछ बोलने ही वाले थे, पर बाकी सारे दाविस्ट्स एक साथ बोल पड़े, हमें भी ब्लैक कलर पसंद है। अच्छा ऐसा है तो ओल्ड जियांग, हमें भी एक एक दे दो। ये बहुत रार है कि सारे ब्रदर्स को एक ही कलर पसंद आए। बॉस चांग ने हंसते हुए सिर हिलाया और सबको कपड़े बांट दिए। लगता है वो एग्जिस्टेंस सच में बहुत टेरिफाइंग है। बॉस चांग ने चिंतित होकर ब्रॉन्ज डोर की तरफ देखा। अब आगे का काम ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर पर छोड़ता हूं। अंदर जाने के बाद अगर वो एग्जिस्टेंस बाहर नहीं आई है तो लॉन्गहू माउंटेन के रूल्स फॉलो करना, पर अगर वो सील तोड़ चुका है तो उसे ये दे देना। ये ड्रैगन कंट्री की सिंसेरिटी है। बॉस जियांग ने एक लेटर निकालकर ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर को दिया। ये लेटर टॉप लीडर्स ने मिलकर लिखा है और आस तौर पर चिन स्क्रिप्ट शाओजुआन में लिखा है ताकि उस एग्जिस्टेंस को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर ने लेटर लिया और 6 लोगों के साथ बिना डरे उस बड़े ब्रॉन्ज डोर के अंदर चले गए। इन 6 लोगों में 3 लॉन्गहू माउंटेन के टॉप दाओस्ट मास्टर्स थे और 3 अथॉरिटीज की तरफ से थे। अंडरग्राउंड पैलेस में ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर सबसे आगे चल रहे थे, बाकी 6 लोग उनके पीछे थे। क्या अंदर आना थोड़ा ज्यादा आसान नहीं था? टीम में से एक यंग आदमी ने दाऊद से पूछा, पहले तो प्रेडिसेसर्स यहां गार्ड करते थे, तो बाहर वाले अंदर कैसे आ सकते थे? ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर मुस्कुराए। फर्स्ट एम्परर्स टून का पीक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? अंदर एंसेस्ट्रल सेलेस्टियल मास्टर जांग दाओलिंग थे और उनके लेवल के 3 और सेलेस्टियल मास्टर्स। बाहर स्टेट प्रिसेप्टर यान त्यांगंग, ली चनफंग और लॉन्गहू माउंटेन के काउंटलेस पास्ट सेलेस्टियल मास्टर्स। अगर वो नहीं चाहते कि कोई अंदर आए तो कोई अंदर नहीं आ सकता था, पर अब हम इतनी आसानी से अंदर आ गए हैं। इसका मतलब साफ है कि इस फर्स्ट एम्परर्स टूम में अब एक भी जिंदा एरे स्पिरिट डाविस्ट नहीं बचा है। कुछ और लोग भी आए हैं, लगता है बहुत मजा आने वाला है। ब्रॉन्ज कॉफिन के अंदर मैंने अपनी आंखें खोली। मैंने ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर और उनकी टीम की प्रेजेंस फील कर ली थी। फर्स्ट एम्परर्स टूम बहुत समय बाद इतना लाइवली हुआ था। ये लोग तो ग्रेट चिन के कपड़े पहने हुए हैं। उनकी ड्रेसेस देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। इन्होंने ग्रेट चिन की ब्लैक रोब्स पहनी है, पर प्रैक्टिस जंगी दौड़ टेक्निक्स कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग आयिर करने क्या आए हैं। क्या जांग दाओलिंग के सक्सेसर्स ने रिबेलियन कर दिया है? सेलेस्टियल मास्टर सील जांग दाओलिंग का रेमनेंट सोल भी अब अलर्ट हो गया था। उसने भी फील कर लिया था कि अंडरग्राउंड पैलेस में नए लोग आए हैं, और सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बात उसके लिए यह थी कि इन नए लोगों के पास लॉन्ग माउंटेन के पास सेलेस्टियल मास्टर्स का यूनिक ऑरा था। वो सेलेस्टियल मास्टर सील था जो जनरेशन से पास होता आ रहा था। उसमें लॉन्गहू माउंटेन की फाउंडेशन और हर जनरेशन के सेलेस्टियल मास्टर की कल्टीवेशन अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी। क्या न्यू जनरेशन का सेलेस्टियल मास्टर आया है? पर वो तो बहुत वीक है, सिर्फ हाफ स्टेप गोल्डन कोर। मैंने रूल बनाया था कि कोई भी गोल्डन कोर लेवल से नीचे का कल्टीवेटर अंदर नहीं आ सकता। क्या मेरा जंगजी दाव इतना कमजोर हो गया है कि वो एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता? एर वीक है तो क्या हुआ, कम से कम वो अपना ही है। लॉन्गहू माउंटेन का प्रीवियस सेलेस्टियल मास्टर 100 to 200 साल पहले यहां आया था। वो क्वालिफाइड था, पर अंदर आने के तुरंत बाद ही यन एनर्जी का शिकार हो गया और अल्टी से फर्स्ट एम्परर्स मर्क्यूरी रिवर में गिर गया। ये शायद 166th जनरेशन का सेलेस्टियल मास्टर होगा। पता नहीं ये मेरी पोजीशन ले पाएगा या नहीं। जांग दाओलिंग के चेहरे पर एक रेयर रिलीफ दिखाई दिया। कुछ और होना हो, कम से कम वो उन जिंदा टोम रॉबर्स को तो बाहर निकाल ही सकता है और फेलो डाविस युआन को फिर से सील कर सकता है। न्यू जनरेशन सेलेस्टियल मास्टर ब्रॉन्ज कॉफिन के अंदर। जांग दाओलिंग की बातें सुनकर मेरे चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। जांग दाओलिंग को कैसा लगेगा जब वो अपने सक्सेसर्स को मेरे ग्रेट किन की रोब्स पहने देखेगा?
इस वेत अंडरग्राउंड पैलेस के आउटर एरिया में ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर का चेहरा लाभ हो रहा था। ऐसा लग रहा है कि वो एग्जिस्टेंस सच में जाग गई है। ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर बड़बड़ाए, उन्हें फील हो रहा था कि अंधेरे में से कोई उन्हें घूर रहा है। सिर्फ उस घूरने के एहसास से ही ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर की पूरी बॉडी ठंडी बढ़ गई थी और उनके अंदर की गोल्डन लाइट आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। सब तैयार हो जाओ, आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला। इतना बोलकर ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर ने कुछ तालिस्मन्स निकाले और सब पर चिपका दिए। अगले ही पल उन तालिस्मान से गोल्डन लाइट निकली जिसने सबको यिन एनर्जी से प्रोटेक्ट कर लिया। सेक्ट लीडर, क्या आपने कुछ नोटिस किया? जांग शोई ने ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर का अजीब चेहरा देखकर पूछा। हमें वर्स्ट के सिनेरियो के लिए तैयार रहना होगा। अच्छा है, मैंने प्रोटेक्शन के लिए कुछ तैयारी की थी। शोई, ये लो। ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर ने अपनी रोबे से एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट निकाला और अपने जूनियर ब्रदर को दे दिया। जांग शोई ने ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर के हाथ में वो चीज देखी और वहीं शॉक में खड़ा रह गया। खरे क्या हो, इसे पकड़ो, मैंने इसे ओल्ड जियान से स्पेशली मंगवाया है। ये बहुत कमाल की चीज है। जमाना बदल गया है, हमें भी थोड़े मॉडर्न चेंजेस लाने होंगे। ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर ने अपने कंधे पर एक टाइप 98 रॉकेट लॉन्चर रखा हुआ था और उनके हाथ में कुछ रॉकेट्स थे जिन पर लॉन्ग माउंटेन के दाविस्ट मंत्रस लिखे हुए थे। ये कहानी पावरफुल है। इस पर 5 थंडर्स तलिस्मन इनग्रेव किया हुआ है। एक बार फायर किया तो ये मेरे पाम थंडर से भी ज्यादा पावरफुल होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एनर्जी अर्च नहीं होती, बस ट्रिगर दबाओ और बूम। ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर अपने रॉकेट लॉन्चर को प्राउडली इंट्रोड्यूस कर रहे थे। उनके चेहरे पर पूरी सेटिस्फैक्शन थी। सेक्ट लीडर जांग शोई का मुंह खुला का खुला रह गया। हम दाओइस्ट्स हैं, हम रॉकेट लॉन्चर्स कैरी कर रहे हैं? ये कैसी थिंकिंग है? ये मॉडर्न वेपन्स, मैजिकल आर्टिफैक्ट्स कैसे हो सकते हैं? ये बिना एनर्जी कंज्यूम करने वाले आर्टिफैक्ट्स ही तो हैं। ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर ने रॉकेट लॉन्चर जांग शोई के हाथों में पकड़ा दिया। जमाना बदल गया है। ये वेपन पाम थंडर जितना पावरफुल है और तुम इसे जितनी बार चाहो यूज कर सकते हो, पर तुम अपना पाम थंडर कितनी बार यूज कर पाओगे? ओल्ड सेलेस्टियल मास्टर ने जांग शोई का सिर थपथपाया। क्या ये फर्स्ट एम्परर्स टूम? तुम दाविस्ट आली करके ही मानोगे? ये फर्स्ट एम्परर्स टूम है, तुम्हारे दाविस्ट सेक्ट की ग्रेवयार्ड नहीं। वांग वू ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे भी नहीं पता था, पर अब लग रहा है कि फर्स्ट एम्परर्स टूम वैसा नहीं है जैसा दुनिया को लगता है। इस अंडरग्राउंड पैलेस में पहले ही बहुत लोग आ चुके हैं। ज़ेनयांग्स ने सिर हिलाया। वो भी बहुत कंफ्यूज था। बकवास, तुम्हारे एंसेस्टर्स ने तो पूरी मेन टोम चेंबर ही भर दी है। वांग वू ने ज़ेनयांगजी की बात का मजाक उड़ाते हुए कहा। ज़ेनयांगजी ने उससे आर्ग्यू नहीं किया और अपने ज़ॉम्बी को लेकर चुपचाप मेन डोर के अंदर चला गया। खड़े क्यों हो, जल्दी आओ। ज़ेनयांगजी को अंदर जाते देख वांगू ने भी अपने आदमियों को अंदर बुलाया। अंदर घुसते ही वांगू की आंखें चमक उठी। भाइयों, जल्दी एक एक बॉडी उठाओ और अपने कंधे पर रखो। ध्यान से, कुछ टूटना नहीं चाहिए। हिलो मत। अचानक ज़ेनयांगजी की डरी हुई आवाज गूंजी। क्या हुआ दाविस्ट मास्टर? वांग वू ने ज़ेनयांगजी की तरह चीढ़ते हुए देखा। इन बॉडीज को मत छूना, ये सब ज़ॉम्बीज बन सकते हैं। अगर एक भी बॉडी डिस्टर्ब हुई तो सारे के सारे ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। ज़ेनयांगजी यूथ को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तुम तो ज़ॉम्बी रिफाइन कर सकते हो ना, तो करो। तुम एक पर्पल रोब डाविस्ट और तुम ज़ॉम्बीज से डर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या पता, ज़ेनयांगजी ने वांगू को घूरा। यहां 100 से ज्यादा एंसेस्टर्स हैं। अगर वो सब ज़ॉम्बीज बन गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। तो फिर क्या करें? इन्हें यहीं छोड़ दें। दाओइस्ट मास्टर, आपको तो अपना अजाना मिल गया, पर हम अभी भी याली हाथ हैं। वांग वू ने अपना दायां हाथ पीछे छुपाते हुए ज़ेनयांगजी को घूर कर कहा। दाओइस्ट मास्टर, इन बॉडीज के सामने भी कुछ लिखा हुआ है। तभी माजी की आवाज आई। सबने एमवाजी की तरह देखा। उन बॉडीज के सामने जमीन पर बिल्कुल युआन त्यांगांग की तरह वर्ड्स एनग्रेव किए हुए थे। ज़ेनयांगजी उस पहली लाइन में बैठी बॉडी के पास गया और पढ़ने लगा। सेकेंड जनरेशन सेलेस्टियल मास्टर जांग हेंग अपने पिता के ऑर्डर्स पर हान डायनेस्टी के ग्वांग एरा के सेकेंड ईयर में एंसेस्ट्रल ड्रैगन को सप्रेस करने के लिए एम्परर्स टूम में एंटर हुए। सेकेंड जनरेशन सेलेस्टियल मास्टर ज़ेनयांगजी की आंखें फटी की फटी रह गईं। एंसेस्ट्रल सेलेस्टियल मास्टर जांग दाओलिंग का बड़ा बेटा, लॉन्गहू माउंटेन के जंगी दाओ का सेकेंड जनरेशन सेलेस्टियल मास्टर फर्स्ट एम्परर्स टूम में है। ये यहां कैसे हो सकते हैं? क्या इन्हें लॉन्गहू माउंटेन में दन नहीं होना चाहिए था? अब समझ आया। जंगी दाओ के सेकेंड जनरेशन सेलेस्टियल मास्टर। तभी तो यहां इतने सारे एरेज और पावरफुल सप्रेशन टैलिस्मन्स यूज हुए हैं। तो क्या बाकी सब भी ज़ेनयांगजी अपने आप में बड़बड़ा रहा था?
फिर उसने बाकी बॉडीज की तरफ देखा। थर्ड जनरेशन सेलेस्टियल मास्टर ज़ैंग लू, फोर्थ जनरेशन सेलेस्टियल मास्टर ज़ैंग शेंग, फिफ्थ जनरेशन ज़ैंग जाओचन। जय जय से वो आगे बढ़ता गया। ज़ेनियांज़े का दिल और भी जोर से धड़कने लगा। ये सब के सब लॉन्गवू माउंटेन की हजारों सालों की लिनिएज के पास्ट सेलेस्टियल मास्टर्स हैं, हजारों सालों के सेलेस्टियल मास्टर्स। ज़ेनियांज़ अचानक बहुत नर्वस हो गया। सिचुएशन अब उसके इमेजिनेशन के कंप्लीटली बाहर जा चुकी थी। दाओइस्ट मास्टर, क्या ये सच में लॉन्ग माउंटेन के पास सेलेस्टियल मास्टर्स हैं? वांग वू ने ज़ेनियांज़ के पास आके धीरे से पूछा। ज़ेनियांज़ ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक एक बेहद खतरनाक डिमोनिक ऑरा हवा में फट पड़ी और उसकी बात बीच में ही कट गई। सब लोग एक पल में पैनिक कर गए। तभी किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज गूंजी। सबने उस आवाज की तरफ देखा तो माजी हाथ में फ्लैशलाइट लिए पागलों की तरह भागता हुआ आ रहा था और उसके ठीक पीछे वो ब्रॉन्ज टाइगर मेका धीरे धीरे अपनी बॉडी को मूव कर रहा था। अगले ही पल कॉरिडोर को हिला देने वाली एक औरनाक दहाड़ गूंज उठी। उस विशाल ब्रॉन्ज टाइगर मेचा की आंखों से अचानक ब्लू लाइट चमक उठी और बेहद स्पीड के साथ उसने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट किया। आसपास मौजूद बाकी 20 शिप मैचेस भी कांपने लगे। घने धुएं के बीच काउंटलेस मैचेस ने एक साथ ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया। ये देखकर ज़ेयांज़ी ने वांगवू और बाकी सबको वहीं छोड़ा और बिना मुड़कर देखे